दी लिथैलिटी, एक टॉपिक हमारा बीच में रह गया था लिथैलिटी वाला, राइट। सबसे पहले वो खत्म करते हैं वरना वो रह ही जाएगा टॉपिक, राइट। तो आज पहले क्लास स्टार्ट करने से पहले वही खत्म करते हैं। तो राइट हेडिंग लिथैलिटी गाइस, राइट। अब लिथैलिटी है क्या हमारे पास? लिथैलिटी बेसिकली इट्स एन एक्शन ऑफ अ जीन, एक जीन का एक्शन है जिसके थ्रू जीन कॉज द डेथ ऑफ एन इंडिविजुअल, राइट। व्हेन अ पर्टिकुलर एक्शन इज देयर कि वो जीन एक्सप्रेशन भी करता है लेकिन वो जीन डेथ भी करता है इंडिविजुअल की, it is lethal to the individual growth, it is lethal to the individual development, then we name that gene as the lethal gene, उस जीन को lethal कहते हैं। एंड प्रोसेस को lethality डिफाइन करते हैं। समझ आया प्रोसेस, राइट। तो अब मैंने कहा यहाँ पर बेटा वर्क कैसे होता है। तो लेट अस सपोज मेरे पास एक जीन ए है, राइट। लेट अस सपोज आई हैव अ जीन ए, राइट। द जीन ए विच इज बीइंग प्रेजेंट, वो ए जीन जो है ना, जब कंडीशन बहुत ध्यान से सुनना, जब वो जीन होमोजाइगस कंडीशन में होगा देन ओनली इट विल कॉज द lethality। अगर वो होमोजाइगस कंडीशन में नहीं है, it is not going to cause the lethality, right? Rather in the heterozygous condition it is going to cause the expression। इसका मतलब अगर एक जीन होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन में है तो वो होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन में डेथ ऑफ इंडिविजुअल कॉज करेगा, लेकिन वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में डेथ कॉज नहीं करेगा। हेट्रोजाइगस कंडीशन में वो ट्रेट देगा, इट विल गिव अ ट्रेट, वो एक ट्रेट देगा, एक अपीयरेंस देगा, एक फिनोटाइप देगा, राइट। वो बेसिक प्रोसेस अगर चलता है तो उस बेसिक प्रोसेस को हम नाम देते हैं लिथैलिटी। समझ आया पॉइंट, राइट। हर जीन लीथल होगा जरूरी नहीं है, राइट। स्पेसिफिक जीन लीथल जीन की तरह कहलाए जाएंगे जिनके पास एक स्पेसिफिक फिनोमिना होना चाहिए कि वो डेथ को इंड्यूस कर सके, दे कैन इंड्यूस द डेथ ऑफ एन इंडिविजुअल, राइट। उस पर्टिकुलर जीन को आप नाम क्या दोगे? लीथल जीन, ठीक है, राइट। तो अब सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखो लिथैलिटी की, और इसको एक एग्जांपल से मैं समझाती हूँ तो ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा, राइट। तो मैं चार्ट में साथ साथ लिखती जाऊंगी। We say lethality is the process when a gene in homozygous state cause death of an individual, right? हमने कहा lethality is a process when a gene in homozygous state cause death of an individual, right? इसी के आगे whereas gene in heterozygous condition, heterozygous state give the possible trait देगा, ठीक है। एग्जाम्पल, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल इसका हम लेके चलते हैं, येलो फर कलर इन माइस, राइट। येलो फर कलर इन माइस, राइट। अब ध्यान से देखना, इसमें अगर मैंने कहा बच्चे एक मुझे कंसेप्ट बताओ, लेट अस सपोज दिस येलो फर कलर इन माइस इज कंट्रोल्ड बाय वाई जीन, डू कैपिटल वाई इंडिविजुअल एवर सर्वाइव इन द पॉपुलेशन? कैपिटल वाई इंडिविजुअल नो ना, कैपिटल वाई तो सर्वाइव नहीं करेगा, राइट। सो अब इसी के नीचे हम यहाँ पर कंडीशन पढ़ते हैं इसकी। हमने देखा let us suppose a cross has been made between capital Y small y cross with capital Y small y, ये हमने किया, right। progeny obtained capital Y, capital Y small y, capital Y small y and small y, ये progeny आएंगी। जहाँ हमने कहा small y give the brown fur color, right, where we will say capital Y small y will give yellow fur color, right, while capital Y yes, right। ये आ गया रिजल्ट हमारे पास। तो कैपिटल Y डाई हो गया, जबकि हमारे पास कैपिटल Y स्मॉल y is having the yellow fur color and small y is having the brown fur color, right। क्योंकि small y means ये क्या शो करता है, means Y gene is recessive lethal in nature। ये लाइन जरा अंडरलाइन करना जो मैंने लिखी है, Y gene is recessive lethal in nature। क्या मीनिंग है इसका? रिसेसिव क्यों कहा? लीथल जीन रिसेसिव स्टेट में लिथैलिटी कॉज नहीं कर रहा है, इसका मतलब लीथल जीन तो डोमिनेंट स्टेट में कॉज कर रहा है, लेकिन डोमिनेंट किस स्टेट में कॉज कर रहा है बेटा? होमोजाइगस,
राइट। अगर होमोजाइगस में कॉज करता है तो ये रिसेसिवनेस शो कर रहा है या डोमिनेंस शो कर रहा है, ये समझाओ। ये रिसेसिवनेस नेचर शो कर रहा है या ये डोमिनेंस नेचर शो कर रहा है? ये लाइन बहुत ध्यान से क्लियर करना। रिसेसिव लीथल इसे क्यों कहा है? बच्चों का सबसे बड़ा डाउट होता है ये रिसेसिव लीथल क्यों। वेरी गुड, रिसेसिवनेस। व्हाई रिसेसिवनेस? क्योंकि अगर बेटा ये डोमिनेंट शो करता है तो ये हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी डेथ कॉज करता है, लेकिन इसे हेट्रोजाइगस कंडीशन में डेथ शो नहीं करी। इसका मतलब इसका बाय नेचर क्या है? रिसेसिवनेस नेचर, राइट। तो रिसेसिवनेस नेचर को कॉज करके ये शो करता है। अब याद रहेगा पॉइंट अच्छे से, एग्जाम्पल, राइट। अच्छा, अब फटाफट से मुझे बताओ, जो भी हमने क्रॉस लिखा, आपने जो नोटबुक में क्रॉस लिखा, राइट, टेल मी द phenotypic and genotypic ratio of lethal gene cross. lethal gene cross phenotypic and genotypic ratio, राइट, क्या आएगा? वेरी गुड, 2:1, राइट। सो अब हमने कहा यहाँ पर phenotypic and genotypic ratio come up to be 2:1, राइट। 2:1 आएगा हमारे पास, राइट, फॉर दी लीथल जीन के लिए। समझ आया पॉइंट? तो हम यहाँ पर एक स्टेटमेंट इसके नीचे लिखेंगे, मोस्ट ऑफ द लीथल जीन्स शो रिसेसिव लीथल नेचर as they cause death in homozygous state only. याद रहेगा पॉइंट? homozygous state only they can cause the death, right? Now another example, another example पे आते हैं हम यहाँ पर। Cotyledon color in snapdragon plant, right? Cotyledon color in snapdragon plant, where capital G dies, capital G, small g give golden yellow color, and small g give pure green color, प्योर ग्रीन कलर देगा, फाइन, राइट। तो ये दूसरा एग्जाम्पल, यहाँ भी हम क्या कहेंगे? इट ऑल्सो शो रिसेसिव लीथल नेचर, राइट। याद रहेगा बेटा? स्नैपड्रैगन का एग्जाम्पल याद रहेगा, राइट। स्नैपड्रैगन का एग्जाम्पल इनकम्प्लीट डोमिनेंस में भी पढ़ा है, स्नैपड्रैगन का एग्जाम्पल हमने लिथैलिटी के लिए भी पढ़ लिया, दोनों के लिए ध्यान रखना है स्नैपड्रैगन का एग्जाम्पल, ठीक है। बस पॉइंट ये है, वहां पर फ्लावर कलर था, या कॉटिलिडन, दैट इज सीड कलर है, राइट। कॉटिलिडन इज कॉल्ड एज दी सीड कलर, डन। ये कंडीशन क्लियर हुई लीथल जीन की। लिथैलिटी का कंसेप्ट समझ आ गया आप सबको, राइट। सबका यहाँ तक कंप्लीट हुआ, नोट्स का पार्ट लिख लिया अच्छे से, फाइन, गुड। अब इसी के नीचे टाइप्स ऑफ लिथैलिटी, लिथैलिटी के टाइप्स पे आते हैं, लाइक टाइप्स ऑफ लिथैलिटी, टाइप्स ऑफ लिथैलिटी पे चलते हैं। तो टाइप्स ऑफ लिथैलिटी में सबसे पहले टाइप पे आते हैं यहाँ पर, राइट, दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट लिथैलिटी। और ध्यान से एक एक टाइप इसका समझना है, क्योंकि इसी के टाइप से क्वेश्चन आते हैं। एब्सोल्यूट लिथैलिटी, एब्सोल्यूट लिथैलिटी का मतलब व्हेन lethal gene cause the death in fetal condition, right? fetal condition में ही अगर lethal gene death cause कर देगा, right, तो उसको हम नाम क्या देंगे? we define it as the absolute lethality, कि वो death cause कर देगा fetal condition में, कि means baby survive ही नहीं करेगा, right, never going to survive, right, like in yellow coat color in mice, right? जैसे हो गया हमारे पास येलो कोट कलर इन माइस, हमें कभी मिलेगा ही नहीं, राइट, एज होमोजाइगस डोमिनेंट। होमोजाइगस डोमिनेंट मुझे कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो पॉपुलेशन में कभी सर्वाइव ही नहीं किया, वो तो स्टार्टिंग में डेथ हो गई ना उसकी, राइट, स्टार्टिंग में ही नहीं हमें मिला। तो केस कौन सा चला गया बेटा? एब्सोल्यूट लिथैलिटी, राइट। फिर हमारे पास सेकेंड केस जाता है विच इज कॉल्ड सब लिथैलिटी, राइट। सब लिथैलिटी का मतलब, राइट, लीथल जीन will express lethality
before gaining reproductive maturity. रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी गेन करने से पहले अगर इंडिविजुअल में उसके रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी प्यूबर्टी एज पे आने से पहले उसकी डेथ हो जाती है, वो प्यूबर्टी पे पहुंच नहीं पाता, उस कंडीशन में हम क्या लेके चलते हैं, वो क्या शो करता है, सब लिथैलिटी, राइट, इट विल शो सब लिथैलिटी। तो ये टाइम इंसिडेंस, टाइम स्केल के बेसिस पे। एंड द बेस्ट एग्जांपल बेटा इसका हमेशा हर एक को याद रखना है, सिकल सेल अनीमिया, राइट, सिकल सेल अनीमिया, रिमेंबर दिस वन, भूलना नहीं है। सिकल सेल अनीमिया इज एन एग्जांपल ऑफ सब लिथैलिटी, राइट। रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी पे पहुंचने से पहले ही लीथल जीन जो है हमारे पास वो क्या हो जाएगा, एक्सप्रेस कर देगा लिथैलिटी, पर्सन क्या हो जाएगा, डाई हो जाएगा, राइट। तो इसका मतलब मीन्स दैट सिकल सेल एनीमिया के अंदर अगर देखा जाए तो HBS and HBS individual never reproduce. Is this fine? ये लाइन क्लियर है? HBS इंडिविजुअल कभी रिप्रोड्यूस नहीं करेगा, क्योंकि HBS इंडिविजुअल तो आपका रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी पे कभी पहुंचेगा ही नहीं ना, राइट। अगर वो नहीं पहुंचेगा इसका मतलब रिप्रोड्यूस ही नहीं कर सकता आगे की तरफ, राइट। समझ आया शिवा? मैं डाउट पे आती हूँ बेटा आपकी, राइट, 2 मिनट, राइट। थर्ड टाइप इसका एक कंप्लीट कर ले, फिर मैं ये तीनों एक बार अच्छे से डिस्कस करती हूँ। सबसे डिलेड लिथैलिटी, डिलेड लिथैलिटी का मतलब, राइट, लीथल जीन विल एक्सप्रेस lethality after reproductive maturity, after reproductive maturity, right। तो reproductive maturity के बाद, right, so after reproductive maturity before 45 years age, right, pause करो, उसे हम कहेंगे डिलेड लिथैलिटी, उसे हम डिफाइन करते हैं एज अ डिलेड लिथैलिटी, राइट। एंड वेयर द एग्जांपल इज हंटिंगटन कोरिया, राइट। अच्छा, अब ये वाला डिस्कस कर लेते हैं जो भी मैंने सबको समझाया। हाँ जी बच्चा, राइट, हाँ जी शिवम, आपका डाउट बेटा। हमने कहा बच्चे लिथैलिटी क्या है मेरे पास, लिथैलिटी एक ऐसा प्रोसेस जहां पर लीथल जीन क्या इंड्यूस कर रहा है, इट विल इंड्यूस द डेथ ऑफ एन इंडिविजुअल। अब अगर लीथल जीन इंड्यूस कर देता है डेथ बिफोर द बर्थ ऑफ द चाइल्ड, चाइल्ड के बर्थ से पहले उसकी फीटल स्टेज में ही, मदर की वोम में ही लीथल जीन एक्सप्रेस हो चुका है, तो बच्चा कभी बॉर्न हुआ ही नहीं, राइट। तो उसको आपने नाम क्या दे दिया, यू डिफाइन दैट एज द एब्सोल्यूट लिथैलिटी, की प्रॉपर लीथल जीन उसमें हमेशा के लिए फंक्शन, राइट। अब पहले लीथल जीन डोरमेंट रहा, राइट, बेबी बॉर्न भी हो गया, राइट, उसी के साथ अपनी एडोलेसेंट एज में जैसे ही एंटर होने लग गया, जैसे ही रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी को गेन करने लगा, एट दैट टाइम वो लीथल जीन एक्सप्रेस हो गया एंड कॉज द डेथ ऑफ द इंडिविजुअल। मींस वो इंडिविजुअल अब कभी भी आपका रिप्रोड्यूस नहीं करेगा, क्योंकि वो सर्वाइव ही नहीं करेगा, पॉपुलेशन में एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो आफ्टर 14 years ऑफ एज या आफ्टर 10 to 12 year ऑफ एज अगर मैं कहूँ सिकल सेल एनीमिया का जो मेरे पास इंडिविजुअल है वो कभी सर्वाइव करेगा, राइट। डिलेड लिथैलिटी हमारे पास क्या होता है कि लीथल जीन लिथैलिटी कॉज नहीं करेगा, इवन जब वो प्यूबर्टी गेन कर लेगा तब भी वो इंडिविजुअल रिप्रोड्यूस भी करेगा, अपनी नॉर्मल लाइफ को गेन भी करेगा, लेकिन जैसे ही 45 years की एज के ग्रुप में पहुंचेगा, राइट, उसको क्रॉस नहीं कर पाएगा, राइट, क्योंकि वहीं पर सडनली उसका क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगा, लीथल जीन एकदम एक्टिवेट हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड डिलेड लिथैलिटी। समझ आया सबको कंसेप्ट? दिस इज कॉल्ड एज डिलेड लिथैलिटी। इन तीनों कंसेप्ट के अंदर, तीनों पॉइंट्स के अंदर ये कंपल्शन नहीं है कि लीथल जीन लिथैलिटी कॉज करेगा कि जब वो सिर्फ डोमिनेंट होमोजाइगस होगा, बिकॉज HBS इज द रिसेसिव होमोजाइगस स्टेट, ठीक है, राइट। तो HBS रिसेसिव होमोजाइगस स्टेट है, तो ये डिसीज की कैटेगरी पे डिपेंड करता है बेटा कि वो रिसेसिव स्टेट में डिसीज कॉज कर रहा है या डोमिनेंट स्टेट में डिसीज कॉज कर रहा है। बस लीथल जीन की एक कंडीशन याद रखिए, होमोजाइगस होना चाहिए, होमोजाइगस रिसेसिव हो या होमोजाइगस डोमिनेंट हो, डजंट मैटर, राइट। मेजरली होता क्या है, होमोजाइगस डोमिनेंट होता है, अधिकतर होमोजाइगस डोमिनेंट होता है, राइट। लेकिन ये फिक्स नहीं, क्योंकि अगर बेटा होमोजाइगस डोमिनेंट होगा या होमोजाइगस रिसेसिव होगा, रेशियो आपकी अभी भी 2:1 ही रहेगी, रेशियो चेंज नहीं होगी, रेशियो अभी भी आपकी 2:1 ही रहेगी, राइट। सो इसी वजह से इस चीज का थोड़ा ध्यान रखें, राइट। कंसेप्ट क्लियर है सबको? एवरीवन कंप्लीटेड विद द lethality and the lethal gene? Sickle cell anemia, no. Sickle cell anemia and Huntington chorea cannot be treated
राइट इन द केस ऑफ दी होमोजाइगस इंडिविजुअल में आप इन्हें ट्रीट नहीं कर सकते, लीथल जीन का कोई ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है। हेट्रोजाइगस में आप दोनों को ट्रीट कर सकते हो। हंटिंगटन कोरिया के और हंटिंगटन कोरिया में सिर्फ इतना किया जाता है कि लिथैलिटी को थोड़ा डिले और करा दिया जाता है बाय मेडिसिन, राइट, लेकिन सिकल सेल एनीमिया में नहीं होता। राइट, सिकल सेल एनीमिया बेटा ब्लीडर्स डिसऑर्डर है। ब्लीडर्स डिसऑर्डर हम किसे कहते हैं, जहाँ पर हम कहते हैं बेसिकली राइट हीमोग्लोबिन जो है हमारे पास, मैंने पहले भी पढ़ाया था प्लीयोट्रॉपी के अंदर, राइट, हीमोग्लोबिन जो है हमारे पास बेसिकली उसके अंदर जो बीटा ग्लोबिन चेन है वहाँ अमीनो एसिड सब्स्टिट्यूशन होते हैं, तो जो जिसकी वजह से प्रॉपर आपका एचबी की फॉर्मेशन हुई नहीं, राइट। सेम ऐसे ही हमने कहा हंटिंगटन कोरिया के अंदर इट्स अ ब्रेन रिलेटेड डिसऑर्डर जहाँ पर पर्सन इज नॉट हैविंग अ प्रॉपर एबिलिटी टू मेमोराइज द थिंग्स, राइट, और हैविंग द शिज़ोफ्रेनिया कैपेसिटी हो जाती है उसके पास, राइट, और बहुत सारे नॉर्मल जो होते हैं आपके जो न्यूरल डिसऑर्डर्स कनेक्टेड सिम्टम्स होते हैं वो सब अराइज होते हैं, राइट। तो हंटिंगटन कोरिया के अंदर ट्रीटमेंट जो होता है पहले चलता रहता है, लेकिन बाद में पता होता है कि 45 ईयर्स तक इंसान जो जिंदा नहीं रहेगा, बेसिकली डेथ हो जाएगी। दैट्स द कंडीशन, राइट। समझ आया पॉइंट यहाँ तक सबको अच्छे से? एवरीवन अंडरस्टूड? तो लीथल जीन लिथैलिटी याद रहेगा, राइट, गलती तो नहीं होगी अब इसके अंदर। होमोजाइगस कंडीशन वाला पॉइंट सबको, किसी को कोई डाउट बेटा इस टॉपिक से रिलेटेड? क्योंकि अब मैं इसका पहले क्वेश्चन कराऊँ फिर आगे बढ़े नेक्स्ट टॉपिक। कंप्लीट है यहाँ तक पॉइंट अच्छे से? डन, गुड, राइट, ओके। नाउ फटाफट से अभी क्वेश्चन deceased men for sickle cell anemia, marries a carrier woman, what will be the probability that their progeny will have normal trait, bracket, sickle cell anemia is autosomal recessive disorder. Quickly guys, right, once again I repeat the question. A sickle cell anemic man marries a carrier woman, right, what will be the probability that their offspring will be normal? Yes, what should be the answer? What should be the answer to this? Right. क्या हमें इसमें लेके चलना चाहिए कि क्या हमारे पास आंसर आएगा? क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना, कंडीशन सेट करना उसके ऊपर, उसके बाद आपको आइडिया लगेगा कि हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए इसके अंदर। हाँ जी, एनीवन इन द क्लास? शिवम डाउट क्लियर हो गया बेटा? शिवम इज देयर इन द क्लास? 1/4. Jasmine say 1/4. Okay. Okay, great. Anji, any other? 1/2. Okay. 1/4. Bacha, read the question one time. Read the question. Abhishek 1/2. थोड़ा सा ध्यान लगाओ, क्वेश्चन में पढ़ते टाइम। Sanya 2/4. Answer is 0%. बेटा, cross is not possible. मैंने कहा था लैंग्वेज पढ़ो, जेनेटिक्स में जहाँ लैंग्वेज मिस कर दी क्वेश्चन की, वहाँ आपका क्वेश्चन गलत होना ही है, राइट। क्या कहा है उसने, राइट, इसे सिंपल सा बोल दिया यहाँ पर कि सिकल सेल अनीमिक मेन, ठीक है, सिकल सेल एनीमिक मेन बोल दिया अगर, तो वो कैसे पॉसिबल है रिप्रोड्यूस करने के लिए? बताना जरा, कैसे एचबीएस का क्रॉस बना लिया सबने, राइट। अभी ऊपर मैंने ये लाइन लिखी भी है कि एचबीएस इंडिविजुअल कैन नॉट रिप्रोड्यूस, मैंने जान के क्वेश्चन दिया ताकि इस चीज को ध्यान रखो कि एग्जाम्पल लीथल जीन का है, राइट। इसी वजह से एक चीज याद रखना, एग्जैक्टली, वेरी गुड अशोक,
ऑर्गेनिज्म डाई बिफोर मैच्योरिटी, तो मैच्योरिटी पे पहुंचा ही नहीं है, राइट। और अगर मैच्योरिटी पे पहुंचा ही है, मैच्योरिटी से पहले ही डेथ हो चुकी है, तो हाउ इट इज पॉसिबल कि वो बेसिकली रिप्रोड्यूस कर पाएगा? ठीक है, तो प्रोजेनी एग्जिस्ट करने का सवाल ही नहीं है, क्वेश्चन करने की जरूरत ही नहीं है, तो आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया गया क्वेश्चन। समझ आया पॉइंट? आंसर है 0%। ऐसे क्वेश्चन नीट में बहुत आते हैं, राइट, क्योंकि ये क्वेश्चन ही डिमार्केट करते हैं कि हमें पता चलता है कि आप कितना आपने कंसेप्ट पढ़ा हुआ है। ये सिर्फ कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं, राइट। अच्छा, अब एक चीज ध्यान रखना, व्हेनेवर अ जीन इज अ लीथल जीन नहीं 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 सान्या, रिप्रोड्यूस करने के लिए प्यूबर्टी पे आना जरूरी है ना, वो तो प्यूबर्टी पे ही नहीं आएगा, राइट। तो इसी वजह से नो अब अगर मैंने कहा यहाँ पे बेटा, राइट, अगर हम लिथैलिटी के जीन, लिथैलिटी कभी भी डिस्कस करेंगे ना, नेवर वी आर गोइंग टू हैव अ प्योर लाइन क्रॉस, हमें प्योर लाइन क्रॉस कभी नहीं मिलेगा। वी ओनली हैव दी F1 सेल्फिंग, या तो हमें F1 सेल्फिंग देखने को मिल सकती है या फिर हमें टेस्ट क्रॉस देखने को मिल सकता है, राइट। ना तो मुझे आउट क्रॉस मिल सकता है देखने के लिए, ना ही मुझे और कोई क्रॉस पॉसिबल है, तो आई एम एबल टू सी ओनली द टू थिंग्स, राइट, सेल्फिंग ऑफ F1 प्रोजेनी जो मुझे रिजल्ट देगा, राइट, 2:1 का, और मुझे टेस्ट क्रॉस से रिजल्ट देगा, राइट। समझ आए यहाँ तक का पॉइंट? अच्छा, फटाफट से मुझे टेस्ट क्रॉस इसका निकाल के बताओ, इसकी रेशो क्या आएगी, बहुत जल्दी से, राइट। फटाफट से मुझे टेस्ट क्रॉस का रिजल्ट बताओ, राइट। टेक एनी एग्जांपल, येलो फर कलर इन माइस वाला एग्जांपल ले लो, राइट, और उसका टेस्ट क्रॉस बनाओ, और जल्दी से उसकी रेशो बता दो, मेरे टॉपिक का एंड अप कर, और सबके नोट्स एज इट इज बन जाएं इसके, जैसे मैं क्लास में आपको बना के देती हूँ वैसे ही नोट्स होने चाहिए, एक के बाद एक क्रॉस आना चाहिए उसके अंदर। अगर टेस्ट क्रॉस करते हैं तो क्या लेके चलेंगे, कैपिटल वाई स्मॉल वाई क्रॉस विथ स्मॉल वाई, एंड द रिजल्ट कम अप एज कैपिटल वाई स्मॉल वाई, राइट, and small y small, capital Y small y, small y small y, small y small, very good, right, बिल्कुल। तो रेशो हमारे पास क्या आ जाएगी, 1:1, तो रेशो आ गई 1:1, राइट। so 2:2 और 1:1, 1:1 as a phenotypic ratio, 1:1 as the genotypic ratio is being achieved, right, very good guys, राइट। यहाँ तक का कंसेप्ट सबको समझ आ गया ना? so this is where we complete the lethality, क्वेश्चंस में गलती नहीं करनी है, क्वेश्चन अच्छे से याद रखने, करने कैसे, और बेटा एग्जाम्पल ध्यान रखना बच्चे, एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, ठीक है, राइट, क्योंकि पेडिग्री एनालिसिस में जब मैं आऊंगी ना, तो हंटिंगटन कोरिया और सिकल सेल एनीमिया का जब बताऊंगी, तो वहां भी हम एक बार डिस्कस करेंगे इस चीज को, ठीक है, राइट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन, राइट। अब इसी के बाद हमने लीथल जीन लेथैलिटी यहाँ पर कंप्लीट हो गया, सब चीजें आपकी मेंडलिज्म, मेंडल के एक्सेप्शंस खत्म हो गए, लास्ट टाइम लिंकेज भी हम कर चुके थे, राइट। तो अब फटाफट से मुझे पहले ये बताओ, लिंकेज तक के टॉपिक में कोई डाउट? मॉर्गन की क्रॉस से क्रॉस बी बनाया, क्रॉस से मैंने बनवाया था, क्रॉस बी बनाया, राइट, हैव एवरीवन मेड द क्रॉस ए क्रॉस बी, राइट, पूरा अच्छे से कंप्लीट कर लिया है क्रॉस ए क्रॉस बी, गुड, राइट, वेरी गुड। सो क्रॉस ए जब बनाया बेटा, तो उसके अंदर रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी कितनी आई थी मेरे पास, क्रॉस ए के अंदर रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी कितनी थी, 1.3%, 1.3% was the recombinant frequency in the cross A, and cross B के अंदर recombinant frequency हमारे पास कितनी आई थी, that is 37.2%, राइट। इसका मतलब मुझे वहां से ये समझ आ चुका था कि अगर मैं इसके अंदर प्रॉपर देखूं, इसका अरेंजमेंट देखूं, तो both the genes are located on, all the 3 genes are located on the same chromosome, सेम क्रोमोसोम पे लोकेटेड है, और सेम क्रोमोसोम पे लोकेटेड होने के साथ साथ हमें ये भी समझ आ गया था, राइट, कि हमारे पास जो जीन्स लोकेट हमने कर भी दिए हैं, राइट, वो कुछ डिस्टेंस पे लोकेटेड है, दे आर नॉट शोइंग द कंप्लीट लिंकेज, क्योंकि अगर कंप्लीट लिंकेज शो कर रहा होगा तो वो सिंगल जीन की तरह बिहेव कर रहा है, एंड दे आर नॉट बिहेविंग एज अ सिंगल जीन, बिकॉज रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी मिल रही है मुझे। हाँ, बस ये पॉइंट जरूर है कि रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी मुझे 50% से कम मिल रही है, इसका मतलब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट तो नहीं होगा, राइट, ये चीज मुझे डॉट श्योर हो चुकी है, राइट। समझ आया यहाँ तक का पॉइंट, अंडरस्टूड एवरीवन, कंप्लीट है ये पॉइंट अच्छे से, राइट। उसी के बाद हमने बेटा यहाँ पर मॉर्गन के जो प्रोसेस किए थे, राइट, मॉर्गन की प्रोसेस के बेसिस पे ही ना, जब मॉर्गन एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो उनके साथ एक साइंटिस्ट थे, राइट, स्टनफोर्ड, एल्फ्रेड स्टनफोर्ड, उन्होंने बेसिकली क्या डिफाइन किया, राइट, ही डिफाइन दैट कि हम इसके थ्रू एक क्रोमोसोम मैप भी बना सकते हैं, वी कैन बिल्ड अ क्रोमोसोम मैप आल्सो, वी कैन बिल्ड अ लिंकेज मैप आल्सो, राइट, जहाँ पर जीन्स एक दूसरे के साथ लिंक होंगे, हम वो भी डेवलप कर सकते हैं। उन्होंने कहा अगर वो डेवलप करें तो कैसे डेवलप करते हैं, तो लेट्स स्टार्ट विद दैट, उससे स्टार्ट करते हैं। तो मैंने ना भी यहाँ पर बस एक पिक्स आपकी कलेक्ट करनी है पैकेज की, राइट, वो मैं उसको बस लेके मैं समझाती चली जाऊंगी, आपको बस पॉइंट नोट करते चले जाना, ठीक है, राइट, यू ऑल हैव टू नोट डाउन दैट पॉइंट्स। हाँ जी, अब हम आते हैं एक से पहले क्रोमोसोमल मैपिंग,
ओके राइट नाउ क्रोमोसोमल मैपिंग, क्रोमोसोमल मैपिंग में हमने क्या कहा, right? The scientist's name who actually gave the first chromosomal map is A.H. Stunburn, right? That is Alfred Hunt Stunburn, Thomas Hunt Morgan के student, right? उन्होंने ये define किया कि अगर आप genes को localize कर रहे हो एक chromosome पे, तो मुझे पता है कि जीन्स लीनियरली अरेंज्ड है, लीनियर फैशन में अरेंज्ड है क्रोमोसोम पे, और उनके बीच में कुछ ना कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस है, राइट? और उनका सीक्वेंस और रिलेटिव डिस्टेंस जो है उनके बीच में, वो किस टर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द टर्म ऑफ द रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी और द क्रॉसओवर वैल्यू। आप क्रॉसओवर वैल्यू के हिसाब से या फिर रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी के हिसाब से आप बता सकते हो कि आप कैसे उसके डिस्टेंस और सीक्वेंस को नोटिफाई करो। वो एक नोटिफिकेशन करना, उसको एक्चुअली लोकेट करना क्रोमोसोम पे, राइट, दैट इज कॉल्ड एज ए लिंकेज मैप। उसको हम नाम क्या देते हैं, लिंकेज मैप, राइट? और लिंकेज मैप में हम कहते हैं जो डिस्टेंस ऑफ क्रॉसओवर यूनिट है, जो डिस्टेंस आएगा दो जीन्स के बीच में, उसको आप एक यूनिट में मेजर करोगे, एंड दैट यूनिट इज कॉल्ड एज द सेंटीमॉर्गन और कॉल्ड मैप, राइट? वो यूनिट आपकी कौन सी होगी, सेंटीमॉर्गन और मैप यूनिट, उस यूनिट को हम नाम देते हैं, राइट? जहां पर हम कहते हैं वो जो डिस्टेंस ऑफ क्रॉसओवर यूनिट है उसे आप मेजर करते हो, राइट? जो टर्म आप यहाँ पर सेंटीमॉर्गन लिखते हो, सेंटीमॉर्गन स्पेसिफिकली ध्यान रखना बेटा, इज अ टर्म गिवन इन द यूकैरियोटिक जेनेटिक्स। मींस अगर मैं ड्रोसोफिला का मैप बना रही हूँ तो मैं सीएम में लिखूंगी, कैप स्मॉल सी कैपिटल एम, सेंटीमॉर्गन में डिस्टेंस लिखूंगी। लेकिन अगर वही मैं वो डिस्टेंस बैक्टीरिया के जीनोम के अंदर पढ़ती हूँ तो मैं उसको मैप यूनिट के फॉर्म में लिखूंगी। तो जस्ट एक हमने कैटेगराइजेशन कर दिया कि प्रोकैरियोटिक जेनेटिक्स के हिसाब से आप नाम दे दोगे मैप यूनिट, राइट? यूकैरियोटिक जेनेटिक्स के हिसाब से आप नाम दे दोगे सेंटीमॉर्गन, राइट? एंड हियर वी डिफाइन जो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है वो हम कैसे निकालेंगे, वी विल कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स इनटू 100, राइट? डायरेक्ट सबसे पहले मेरे पास टास्क क्या रहेगा कि मैं रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी निकालूं। जब मुझे रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी पता चल गई, उस रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे मैं डिस्टेंस को डिटरमाइन करूं, right? What is chromosomal mapping, guys? Chromosomal mapping is a process of locating genes on the same chromosome, right, in a specific fashion that the recombination frequency between them define the distance between the gene. जितनी रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है उतनी उसकी क्रॉसओवर वैल्यू है, उतना उसका डिस्टेंस है, दो जीन्स के बीच में रिलेटिव डिस्टेंस है, उसके बेसिस पे आप निकाल सकते हो, वहाँ पर उसको मेजर कर सकते हो। तो अगर मैं देखूँ यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन द जीन, डिस्टेंस जो होगा जीन का, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द जीन, राइट, इज लेसर देन द चांसेस, इज लेसर देन द चांसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर इज लेस, एंड द रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी इज आल्सो लेस। सिंपल सी बात है। अगर मैंने कहा, लास्ट टाइम भी मैंने समझाया था आपको, जितना कम डिस्टेंस होगा, राइट, लेसर द डिस्टेंस बिटवीन द टू जीन्स, जितना कम डिस्टेंस होगा उतनी ही क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी उनके बीच में क्या होगी, कम होगी। मैं लिखा रही हूँ पूर्व अभिलक्षण है, फिर राइट, उतना उनके बीच का जो होगा क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी कम होगा, और जितना क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी कम होगा ऑटोमेटिकली हम कहेंगे उतनी रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी उसकी कम होगी, ठीक है? तो अगर मैंने कहा यहाँ पर लेट्स सपोज रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी 5% की आई है, तो डिस्टेंस कितना हो गया, 5 मैप यूनिट्स हो गया या 5 सेंटीमीटर्स हो गया। समझ आया सबको पॉइंट, राइट? फटाफट से इसकी एक डेफिनेशन जल्दी से लिख लो, राइट? फिर उसके बाद मैं पहले हम क्रॉस ए क्रॉस बी के बेसिस पे ड्रोसोफिला का मैप बनाते हैं, राइट? फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगी लिंकेज मैप कहाँ पर गलत है, व्हाट्स द ड्रॉबैक ऑफ द लिंकेज मैप, क्योंकि क्वेश्चन लीक में बहुत आता है, राइट? तो सबसे पहले हम इसमें लिखते हैं यहाँ पर क्रोमोसोमल मैपिंग, chromosomal mapping or linkage mapping is the process of allocating genes on same chromosome in specific manner depending on the relative distance between, right, and the distance between the two genes is determined respect to recombination frequency between, hence
distance will be crossover incidence and more will be the combination फाइन एवरीवन, समझ आया पॉइंट? राइट, अब ध्यान से समझना इसमें एग्जांपल। राइट, फर्स्ट लिंकेज मैप का आते हैं। राइट, सबसे पहले आते हैं फर्स्ट लिंकेज मैप was constructed for Drosophila। ड्रोसोफिला के लिए स्टडी किया गया था। राइट, जहाँ पर हमने रिजल्ट देखो क्या क्या है। अब सब बनाना लिंकेज मैप, मैं तो यहाँ पर सिर्फ जीन का सीक्वेंस लिखूंगी। आप क्या करोगे, जैसे एक नंबर लाइन नहीं बनाते, राइट, नंबर लाइन बना के जीन का नंबर, जीन को वहाँ पर लेबल करना, राइट, और उसके बीच में उनके डिस्टेंसेस की एंट्री डालनी। राइट, तो क्रॉस ए में get 1.3% recombination, sorry, R dot F dot A। मुझे ये मिला this one recombination frequency। now cross B at least 7.2% recombination frequency। अगर सबको ध्यान हो तो क्रॉस ए में हमने दो चीजें इंक्लूड करी थी, वन इज आई कलर एंड अनदर इज द बॉडी कलर। ये दो चीजें थी हमारे पास, तो वाई और डब्ल्यू के बीच में कर रहे थे, तो हमारे पास एक इसके बीच में था वाई एंड डब्ल्यू, इन दो के बीच में था। राइट, वहीं पर हमारे पास क्रॉस बी जो था वो किसके बीच में था, आई कलर एंड विंग साइज, मिनिएचर साइज, तो डब्ल्यू और एम के बीच में था। अब अगर मैं डिस्टेंस बनाऊं तो सबसे पहले क्या आएगा, वाई, वाई के बाद मैप पे क्या आएगा, डब्ल्यू, डब्ल्यू के बाद बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे क्या आएगा, एम। तो देखो कैसे बनेगा आपका मैप। मैं यहाँ थोड़ा कोशिश करती हूँ कि आपको समझ आए। तो वाई, ये मेरे पास डब्ल्यू, फाइन, लिंकेज मैप समझ आया आपको। बस नंबर लाइन पे उसको लेबल करना है, और यहाँ पर पहले इन दो के बीच का डिस्टेंस कितना आना चाहिए बेटा आपका, 1.3 मैप सेंटीमीटर्स। तो मींस अगर मैं यहाँ लिखूं तो डिस्टेंस बिटवीन y and w equals to 1.3 सेंटीमीटर्स। कितना आया, राइट, एंड डिस्टेंस बिटवीन w and m equals to 37.2। मैप यूनिट बन गया। लिंकेज मैप कैसे बनाते हैं, डिफाइन एवरीवन, यस कंप्लीट है। यहाँ पर ये फर्स्ट लिंकेज मैप बना रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे, राइट, एंड वी डिफाइन दैट एज द जेनेटिक मैप फॉर द ड्रोसोफिला, फर्स्ट क्रोमोसोम मैप, and we define as the first genetic map for Drosophila, right? Alford Stanford, right, ने सबसे पहले define किया, right? So this is where we define the complete linkage map or the chromosomal map। अब बेटा इसका सबसे मेन एक आया ड्रॉबैक, वो मैं ड्रॉबैक आपको समझाती हूँ। तो एक मैंने अभी क्रोमोसोम मैप यहाँ बनाती हूँ B, यहाँ पर एक यहाँ पर जीन लिया B is for bobbed hair in Drosophila के लिए ना एक B जीन है bobbed hair के लिए। bobbed hair जैसे मैगी टाइप हेयर्स होते हैं ना, मैगी जैसे होती है, राइट, उस तरीके के हेयर्स होते हैं ना, bobbed hairs का नाम देते हैं, राइट। तो वो B हमारे पास एक जीन है जो Drosophila में bobbed hair देता है। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने देखा that the distance between the gene E and Y, W, आई कलर के बीच में, राइट, और बॉब हेयर के बीच में डिस्टेंस इज 66.2 सेंटीमीटर्स, राइट। नाउ क्वेश्चन से रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी
इक्वल्स टू 66.2%, या रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी ये आएगी हमारे पास, क्योंकि अगर रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी इतनी आ गई, अगर हमने कहा इफ रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी का मतलब तो ये हो गया ना अप्रोचेस मोर देन 50 से ज्यादा तो हमने पढ़ा था होती भी नहीं है, चलो अगर मोर देन 50 हो भी गई देन इट नेवर बी लोकेटेड ऑन सेम क्रोमोसोम, सेम क्रोमोसोम पे होना ही चाहिए, राइट। लेकिन मैं ये जानती हूँ ये जब 3 जीन एक्स पे है तो बॉब हेयर वाला जीन भी एक्स पे है, इसका मतलब ये तो गलत हो गया यहाँ से, क्योंकि हमें तो क्रोमोसोमल मैपिंग में लिंकेज मैप में ये समझाया ना कि जितना डिस्टेंस होगा जीन के बीच में इसका मतलब वो उतनी उसकी रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। तो या तो ये कह लो कि भाई डिस्टेंस अगर 66.2 है तो 66.2% इसकी रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, लेकिन ऐसा तो नहीं होता, मींस इट्स बिकम द वेरी बिग ड्रॉबैक ऑफ द क्रोमोसोमल मैपिंग, राइट। इस ड्रॉबैक को हमने कहा कैसे कंप्लीट किया जाए, ये एक्चुअली अब हम मुझे समझाता क्या, तो हमने कहा जितना डिस्टेंस होता है बेटा, तो बहुत ध्यान से पॉइंट समझना जरा, डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स ऑन सेम क्रोमोसोम इक्वल्स टू क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी, एक क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो, राइट। Very important, distance between the two gene on same chromosome equals to crossover frequency, which may or may not equal to recombination frequency, because recombination frequency is always less than कॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी हमेशा 50% से कम हमें मान के चलो, राइट। अब हमने कहा ये पॉइंट है क्या, राइट। अच्छा अभी कितनों को समझ आए क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी और ये वाला कंसेप्ट, पहले एक क्वेश्चन कितनों को क्लियर हुआ, मैंने क्वेश्चन कहा कि अगर डिस्टेंस मेरे पास मान लो 2 जीन है और दोनों जीन एकदम एंड पे प्रेजेंट है, राइट, समझ आया सामने, राइट, गुड। तो हमने कहा यहाँ पर जो अगर मैं कहूँ यहाँ पर मेरे पास 2 जीन है और 2 जीन के बीच का डिस्टेंस 66.2 है, तो ये तो नहीं कहेंगे ना बेटा रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी 66.2 है, नो। अब होता क्या, हमने सिंपल सा एक कंसेप्ट समझा कि जितना 2 जीन के बीच में डिस्टेंस है उतना उनके बीच में क्रॉसओवर होने के चांसेस है, ठीक है, क्रॉसओवर होने के चांसेस। आपने ये तो नहीं कहा रिकॉम्बिनेशन होने के चांसेस, हम हमेशा, मैं शुरू से एक लाइन बोलती आई हूँ कि जितना डिस्टेंस है उतना क्रॉसओवर होने के चांसेस मींस उतनी रिकॉम्बिनेशन हो सकती है, ठीक है, ये लाइन बोली मैंने हमेशा। तो वही चीज हमें समझ, हमने कहा जितना बीच में डिस्टेंस है 2 जीन के उतना उनके बीच में इंसिडेंस है कि क्रॉसओवर होगा, राइट, दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट, उतना क्रॉसओवर होगा। लेकिन हम क्या कहते हैं, क्योंकि वो डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से, राइट, जब बहुत सारे जीन्स बीच में आ जाते हैं ना तो बहुत सारे क्रॉसओवर होते हैं, और एक क्रॉसओवर क्या करता है, इंटरफेयर करता है नियर बाय क्रॉसओवर के साथ और उसकी क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी, उसकी रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस करता है, राइट। इसी वजह से हम ये कहते हैं कि क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हो जाती है, राइट। ध्यान से कंसेप्ट क्लियर करना। आई सिंपली से दिस पॉइंट, राइट, मैंने सिर्फ इतना इस पॉइंट में कहा कि अगर मैंने एक लिंकेज, अच्छा एक काम करो, एक मैप बनाओ फटाफट से, राइट, जीन को लोकेट करो, मैं मैप यहाँ पर जो बना दूंगा, जैसे अभी एक लाइन बनाई थी ना मैंने, वैसे मैं मैप बनाऊंगी, मैप ए एक मैप बनाया मैंने, फाइन। अब यहाँ पर जो दिख रहा है, राइट, ये मैप बहुत ध्यान से देखना और इसी चार्ट के मैप को अपनी नोटबुक में बनाओ फटाफट, और मैं बोलती चली जाऊंगी उसके हिसाब से आप लिखते चले जाओगे, ठीक है, राइट। देखो अब मैंने कहा यहाँ पर डिस्टेंस किसके बीच में कम है, और मुझे आंसर देते चल जाना, मैं चार्ट में लिखूंगी अब आप चार्ट में लिखोगे, राइट। डिस्टेंस किसके कम है, ए बी का कम है, ठीक है, वेरी गुड, ए बी का कम है, तो किसमें ज्यादा लिंकेज के चांसेस है अमंग ऑल द 4 कॉम्बिनेशन, किसमें ज्यादा लिंकेज के चांस, ए बी में लिंकेज के चांस आते हैं, बहुत बढ़िया, राइट। अब अगर मैं देखो बेटा यहाँ पर देखो, अगर क्रॉसओवर ए बी के बीच में होता है रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी आई, फिर मैंने कहा अगर क्रॉसओवर ए सी के बीच में होता है क्रॉसओवर बी सी में भी हो सकता है, फिर क्रॉसओवर सी डी में भी हो सकता है, बी डी में भी हो सकता है, ए डी में भी हो सकता है, ये सारे क्रॉसओवर पॉसिबल है ना, क्योंकि 2 सेट ऑफ 2 जीन्स के बीच में क्रॉसओवर कराना है, वो तो किसी भी सेगमेंट में एक्सचेंज हो सकता है,
और ये सब मैंने अभी सिंगल क्रॉसओवर बोले। सिंगल क्रॉसओवर क्या कहने का मतलब होता है, जहां पर आप दो जीन्स के बीच में क्रॉसओवर करा रहे हो, वो दो जीन एंटायरली किसी में भी, अगर मैं कहती ए बी सी में क्रॉसओवर हो रहा है, ए बी सी मींस दो की पोजीशन को अब अगर आप चेंज कर रहे होते तो इसे कहते हैं डबल क्रॉसओवर, तीन की पोजीशन को चेंज कर रहे होते इसे कहते हैं ट्रिपल क्रॉसओवर। लेकिन मैं अभी सिर्फ एक एक की पोजीशन को चेंज कर रही हूँ, इसका मतलब अगर ए और डी के बीच में हो रहा है तो सिर्फ डी की पोजीशन चेंज हो रही है, ए और बी के बीच में हो रहा है तो सिर्फ बी की पोजीशन चेंज हो रही है, ए और सी के बीच में हो रहा है तो ए सी की पोजीशन चेंज हो रही है। समझ आ रहा है सिंगल क्रॉसओवर का सबको मीनिंग? ठीक है, अगर मैंने सिंगल क्रॉसओवर बनाया तो अब इसको इमेजिन करना, अब डिस्टेंस इनके बीच में लिखो x y z, ए बी के बीच में x, ए सी के बीच में y, ए डी के बीच में z। मैप पे लेबल करो x y z, x लिखो ए बी के बीच में, ए सी के बीच में y, ए डी के बीच में z, और वहीं पर एक नीचे उसके नीचे z ग्रेटर देन y ग्रेटर देन x। राइट, ये है ना हमारे पास z सबसे बड़ा है, सो z ग्रेटर देन y ग्रेटर देन x। ठीक है, ये हमारे पास हो गया डिस्टेंस। फाइन, अब यहाँ से कंसेप्ट ध्यान से सुनो, जब क्रॉसओवर ए और डी के बीच में होता है, ए और डी के बीच में, इनके बीच में दो जीन और है ना, बी और सी, तो व्हेन वी से वन क्रॉसओवर, ए डी का क्रॉसओवर या लेट्स सपोज ए बी का क्रॉसओवर इंटरफेयर विद द ए डी क्रॉसओवर, व्हेन द क्रॉसओवर बिटवीन ए बी इंटरफेयर विद द क्रॉसओवर बिटवीन ए डी, it is called as interference. इसे हम कहते हैं interference. Because of this interference, AB crossover reduces the crossing over result by AD. AD के बीच का जो crossover का result आएगा उसको कम कर देगा। अगर उसको कम कर दिया तो उसके थ्रू रिकॉम्बिनेंट आने के चांसेस बेटा उतने होंगे जितना क्रॉसओवर हो रहा होगा। क्या उतने रिकॉम्बिनेंट आने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि उसके क्रॉसओवर प्रोडक्ट के आने के चांसेस तो कम कर दिए ना। तो क्या रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी या क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी ऑफ एडी की इक्वल रही है, उससे कम हो गई मेरे पास? कम हो गई ना रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, मींस दैट रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, वेरी गुड, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी इज नॉट इक्वल टू क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब जितना आपने, वापस से मैं दोबारा समझाती हूँ, जितना आपने डिस्टेंस दो जीन के बीच में दिया उतने क्रॉसओवर के चांसेस हैं, टेकिंग इन कंसिडरेशन कि बीच में कोई जीन नहीं होना चाहिए। अगर बीच में कोई जीन आ गया तो इसका मतलब उनका क्रॉसओवर उस कॉर्नर वाले जीन्स के क्रॉसओवर के साथ इंटरफेयर करेगा और इंटरफेयर करके उनके क्रॉसओवर के रिजल्ट को डिक्रीज कर देगा, मींस क्रॉसओवर प्रोडक्ट के आने के चांसेस को कम कर देगा। जहां क्रॉसओवर प्रोडक्ट के आने के चांसेस कम हो जाएंगे, वहीं पर रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसका मतलब जो मैंने अभी बॉब्ड हेयर बोला बेटा, राइट, अब यही जो सेम आपने लिंकेज मैप बनाया ना, इसके नीचे लिंकेज मैप बनाओ, राइट, बॉब्ड हेयर वाला। राइट, कैसे बनाएंगे बॉब्ड हेयर वाला? राइट, एक बार मैं बना के दिखाती हूँ यहाँ पर। राइट, हम सबसे कॉर्नर पे किसको रखेंगे? एक कॉर्नर पे रख दो बी को, एक कॉर्नर पे रख दो डब्ल्यू को। तो मेरे पास आ गया बी, बी के बाद थोड़े ही डिस्टेंस पे चले जाओ वाई, वाई के बाद थोड़े डिस्टेंस पे ले जाओ इसमें, एक सेकेंड, इसमें ऐसे नहीं बनेंगे, एक मिनट, पहले वाई रखो, ठीक है, वाई के बाद यहाँ पर रखो डब्ल्यू, एंड डब्ल्यू के बाद मैक्सिमम डिस्टेंस पे चले जाओ, ठीक है। राइट, एक लाइन से थोड़ा नीचे हो गया इसलिए आ गया, ऊपर कर देना। राइट, तो वाई, वाई के बाद डब्ल्यू और डब्ल्यू से बी, ठीक है। यहाँ पर अभी बहुत सारे जीन्स है डब्ल्यू और बी के बीच में, क्योंकि आपने पढ़े नहीं इसलिए अभी हमने लेबल नहीं किए। राइट, एक्स पे कोई 4 जीन थोड़ी है, एक्स पे तो उसके 1500 जीन्स है। राइट, तो अब मैंने कहा उसके बीच बहुत सारे जीन्स एलोकेटेड। इसका मतलब ये डब्ल्यू और बी के बीच का डिस्टेंस अगर 66.2% है, तो इसका मतलब क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी भले ही 66.2% होगी, लेकिन रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? लेस देन 50%। ठीक है, बिल्कुल, जब भी इंटरफेरेंस होगा, इंटरफेरेंस होगा ही होगा, राइट, इंटरफेरेंस होगा ही होगा, इंटरफेरेंस जब भी होगा क्रॉसओवर के चांसेस कम हो जाएंगे, राइट, क्रॉसओवर के चांसेस कम हो जाएंगे। राइट, अब समझ आया सबको पॉइंट? राइट, अच्छा, अब अगर हम कहते हैं कोई एक चीज हमें मिलती है, जैसे हमें इंटरफेरेंस मिला, तो हमें इंटरफेरेंस को रोकने वाला कोई और भी होगा, तो होता है कोइंसिडेंस। अब दो डेफिनेशन बड़ी ध्यान से समझो। राइट, interference is a process where one crossover reduces the frequency of nearby crossover. Right, उसको नाम क्या दे दिया? Interference.
बट इफ both crossovers are permitted, दोनों क्रॉसओवर परमिट हो जाए, then the process is called coincidence. ठीक है, दो टर्म है, एक है इंटरफेरेंस, एक है कोइंसिडेंस. इंटरफेरेंस जहाँ एक क्रॉसओवर दूसरे क्रॉसओवर को लिमिट कर देता है, कोइंसिडेंस में एक क्रॉसओवर दूसरे क्रॉसओवर को प्रमोट कर देता है, राइट. तो जितना इंटरफेरेंस होगा, कोइंसिडेंस क्या होगा, उतना ही कम होगा. समझ आया पॉइंट. अगर एक क्रोमोसोम में इंटरफेरेंस ज्यादा है तो कोइंसिडेंस क्या होगा बेटा, कम, बिकॉज देयर सम हैज टू बी इक्वल टू 1. i प्लस सी किसके इक्वल होना चाहिए, 1 के इक्वल होना चाहिए. अगर i प्लस सी 1 के इक्वल है तब तो बैलेंस बना हुआ है कि जितना इंटरफेरेंस हो रहा है उसका ही उतने उससे कम क्या हो रहा है, कोइंसिडेंस हो रहा है. अगर कोइंसिडेंस ज्यादा हो रहा है तो इंटरफेरेंस क्या हो रहा है, कम. राइट, समझ आया पॉइंट, सबको क्लियर हुआ यहाँ तक. राइट, तो अब ये पॉइंट सबको क्लियर हुआ कि क्यों हमारे पास लिंकेज मैप, क्रोमोसोमल मैप पूरा एक एग्जैक्ट डेफिनेशन, एक एग्जैक्ट आउटपुट मुझे नहीं दे पाता. राइट, व्हाई, बिकॉज क्रोमोसोमल मैपिंग, अब हमने देखो क्रोमोसोमल मैप की डेफिनेशन क्या थी. हमने कहा क्रोमोसोम मैप इज अ कंडेंस्ड ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन, एक ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है of relative distance, like coincidence pathology, of relative distance between the linked genes. linked genes के बीच में कितना distance है उसकी condensed representation है, expressed in percentage of recombinations among the gene in one linkage group. थोड़ी और scientific definition है, मैं linkage group की definition भी आऊंगी, राइट. बट उससे पहले हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, फिर मैं दोबारा से डेफिनेशन उठाऊंगी. राइट, वंस अगेन, कोइंसिडेंस इज द एबिलिटी व्हिच इज रिवर्स ऑफ इंटरफेरेंस. देखो, प्रेजेंस ऑफ, यहाँ से डेफिनेशन लिखा, प्रेजेंस ऑफ वन क्रॉसओवर इंटरफेयर विद द फॉर्मेशन ऑफ अनदर क्रॉसओवर, दैट इज इंटरफेरेंस. extent of interference is calculated as coefficient of coincidence, which is reverse of interference. reverse of interference का मतलब, right, both the crossover get permitted. when one crossover permit the formation of another crossover, then it is called as the coincidence. when one crossover interfere with the formation of another crossover, then it is called as the interference. याद रहेगा पॉइंट सबको, राइट. जब एक क्रॉसओवर दूसरे क्रॉसओवर की फॉर्मेशन के साथ इंटरफेयर करेगा तो इंटरफेरेंस, लेकिन जब वो उसको प्रमोट करेगा तो उसे क्या कहोगे, कोइंसिडेंस. अब समझ आया सबको. अच्छा, अब एक बात बताओ, अगर आसपास के दोनों क्रॉसओवर चल रहे हैं तो वो डबल क्रॉसओवर हो गया या सिंगल क्रॉसओवर रहा, इसलिए डबल क्रॉसओवर, कैन आई नेम इट एज डबल क्रॉसओवर. लाइक डबल क्रॉसओवर हुआ ना मेरे पास, हाँ, दो क्रॉसओवर एक साथ बने. इसका मतलब, तुषार पॉइंट समझ आ गया बेटा, राइट. इसका मतलब जितना जितना ज्यादा कोइंसिडेंस है, डबल क्रॉसओवर ज्यादा होगा या कम होगा. if coincidence is more, double crossover will be absolutely correct. Very good guys. Right, यहाँ तक पॉइंट समझ आया. राइट, अब मैं एक स्टेटमेंट बोलती हूँ, मुझे उसका आंसर देना, वो स्टेटमेंट भी नोट करना. if interference is 100%, if interference is 100%, then double crossover frequency will be dash, till the dash. if interference, very good, if interference is 100%, then double crossover frequency will be 0%. अशोक 0%, बिल्कुल सही बच्चा, सबने बिल्कुल सही दिया, 0%. अगर इंटरफेरेंस 100% है तो डबल क्रॉसओवर 0%, क्योंकि डबल क्रॉसओवर हो ही नहीं सकता, राइट, बिकॉज कोइंसिडेंस इज 0%, बिकॉज इंटरफेरेंस प्लस. तो एक फॉर्मूला याद रखना, अगर कभी क्वेश्चन में मान लो, वैसे आता नहीं है, वैसे क्वेश्चन, मेरे क्वेश्चन अब नहीं आते, अगर मान लो आ जाए इंटरफेरेंस की वैल्यू, तो just remember a formula, I plus C equals to 1. Right, interference plus coincidence equals to 1. जितना interference है, अगर 70% let's suppose interference दे रखा तो एक value is 0.7, coincidence equals to 0.3. right, direct value. right, समझ आया point, understood. क्रोमोसोमल मैपिंग, लिंकेज मैप, इंटरफेरेंस, कोइंसिडेंस, ये दोनों चीजें अच्छे से क्लियर हो गई. बाकी के पॉइंट्स मैं क्लियर करती हूँ उसमें. अब एक स्टार मार्क करके नीचे पॉइंट लिखो फटाफट. लिंकेज मैप डेवलप्ड बाय Sturtevant. लिंकेज मैप डेवलप्ड बाय Sturtevant share some drawback
drawback as first point, drawback का पहला point, distance between the two gene, first point, distance between the two gene, if approaches more than 50 centimorgans, distance between the two gene, if approaches more than 50 centimorgans, then it never implicates more than 50 centimorgans, then it never implicates that recombination frequency between the two genes, is more than 50%. Full stop. Hence, the distance between two genes, indicate the extent of crossing over. Distance between the two genes indicate the extent of crossing over, or crossover frequency indicates the extent of crossing over, or crossover frequency without defining recombination frequency. As recombination frequency is never more than 50%. Done? Right? समझ आया पहला पॉइंट सबको अच्छे से? जो अभी हमने पढ़ा वही चीज इसमें लिखी है. सेकेंड पॉइंट डालो इसमें. Recombination frequency also get affected due to the presence of heterochromatin content which affect the crossing over rate. अब यही समझाने वाली बात है. Affect the crossing over rate. कह रहे हैं पॉइंट अच्छे से. लिंकेज मैप के ड्रॉबैक समझ आ गए सबको? दोनों ड्रॉबैक, जिसमें सबसे पहला ड्रॉबैक सबसे मेन है, जो एग्जाम में भी आता है बहुत बार, राइट? क्योंकि यही था बॉब हेयर के लिए, और एम्स में ना क्वेश्चन आ चुका है बेटा. द डिस्टेंस बिटवीन द बॉब हेयर एंड द आई कलर इज 66.2%, राइट? 66.2 सेंटीमॉर्गन. व्हाट विल बी द रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी? पहला ऑप्शन है 66.2% देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं, आपको एक पॉइंट पता है कि जितना डिस्टेंस होगा उतनी रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी होगी. लेकिन यहाँ ध्यान रखना, आंसर क्या जाएगा? लेस देन 50%. ठीक है, गलती नहीं करनी, राइट? हेटेरोक्रोमैटिन कंटेंट कुछ आगे समझा रही होगी बेटा. हेटेरोक्रोमैटिन कंटेंट समझा रही हो, राइट? यस, फर्स्ट पॉइंट है. फर्स्ट पॉइंट में बेटा मैंने इतना कहा कि जितना डिस्टेंस है उतनी रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी नहीं होगी. अगर डिस्टेंस 50 से ज्यादा है तो
अगर डिस्टेंस आपका 50 के इक्वल आ रहा है तो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी वहां तक रोक सकते हो, राइट। अगर डिस्टेंस ज्यादा हो गया तो डिस्टेंस रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी एक्चुअली डिस्टेंस क्या इंडिकेट कर रहा है, क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, ठीक है, राइट। समझ आया श्रेया, राइट, इट इंडिकेट्स क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, राइट। एवरीवन अंडरस्टूड नाउ? अब आती हूँ मैं कंसेप्ट बेटा, दैट इज बीइंग कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर, राइट। क्रॉसिंग ओवर, अब हम जानते हैं क्रॉसिंग ओवर है क्या हमारे पास, that crossing over is exchange of genetic material between the non-sister chromatid of two homologous chromosomes, that we very well know, right। अब मैंने कहा रिकॉम्बिनेशन क्या होता है, दोनों में आप डिफरेंस ध्यान समझना। क्रॉसिंग ओवर इज अ प्रोसेस, राइट, बिकॉज ऑफ द एक्सचेंज, जो नया कॉम्बिनेशन ऑफ जीन बना, दैट इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेशन। 11 तक आपको मैं और करके लिखवाती थी, यहाँ आपको वो छोटा सा एक मीनिंग का डिफरेंस समझ आएगा कि पूरा का पूरा प्रोसेस क्रॉसिंग ओवर है, लेकिन जो से प्रोडक्ट बन रहा है, जो नए कॉम्बिनेशन ऑफ जीन बन रहे हैं, उसे आपने रिकॉम्बिनेशन कहा, जहाँ फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 50%, इक्वल टू 50% इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के लिए, राइट, लेस देन 50% लिंकेज के लिए, राइट, ठीक है, याद रहेगा पॉइंट। अब अगर हमने कहा सिंगल क्रॉसओवर का मतलब, क्रॉसओवर अगर एक पॉइंट पे हुआ, एक ही कियास्मेटा बना क्योंकि दो जीन्स के बीच में ही हुआ बस, राइट, तब आपने उसे नाम क्या दे दिया, सिंगल क्रॉसओवर। अगर दो कियास्मेटा बन गए तो उसे नाम क्या दे दिया आपने, डबल क्रॉसओवर। एक एग्जांपल याद हो तो मैंने डबल क्रॉसओवर बनाया था, मैं यहाँ कोशिश करती हूँ अगर इसमें बन जाता है, राइट, डबल क्रॉसओवर का एक एग्जांपल 11th में शायद मैंने आपको पढ़ाया था, राइट, नहीं तो इसमें देखो, हमने यहाँ पर एक ए जीन लिया, यहाँ मैंने बी जीन लिया, यहाँ मैंने सी जीन लिया, यहाँ पर मेरे पास स्मॉल ए, यहाँ पर स्मॉल बी, यहाँ पर स्मॉल बी, तीन जीन है। अब अगर मैं क्रॉसओवर करती हूँ वन बिटवीन दिस एक तो इनके बीच में, ये क्या हो गया बेटा, सिंगल क्रॉसओवर। दो के बीच में कर रहे हो सिंगल क्रॉसओवर। अब आपने यहाँ कर दिया एक क्रॉस, यहाँ पे कर डबल क्रॉसओवर, ठीक है। कितने कियास्मेटा बन गए आपके यहाँ पर, दो। क्यों, क्योंकि जितनी कियास्मेटा याद है सबको, व्हाट इज कियास्मेटा, अच्छा थोड़ा पूछ ही लेती हूँ मैं जरा, व्हाट इज कियास्मेटा, कियास्मेटा क्या पढ़ा था हमने, कहाँ पढ़ा था हमने, ये कुछ ध्यान आ रहा हो, राइट, जो मैंने अभी बोला, वन कियास्मेटा, एग शेप्ड स्ट्रक्चर, वेरी गुड रजुल, एग शेप्ड स्ट्रक्चर, सेल डिवीजन, राइट, एग शेप्ड स्ट्रक्चर, द पॉइंट वेयर रिकॉम्बिनेशन अकर। रिमेंबर जब हमने क्रॉसिंग ओवर कराया था तो हमने कहा था साइनेप्सिस होगा, जब डी साइनेप्सिस करना शुरू करोगे तो एक जगह पे जाके जुड़ जाएगा, और जिस जगह पे वो जाके कनेक्ट हो जाएंगे एक दूसरे से, उसी पॉइंट को कियास्मेटा कहोगे। और नंबर ऑफ कियास्मेटा डिफाइन क्या करते हैं, कितनी बार क्रॉसओवर हुआ, कितनी जगह क्रॉसओवर हुआ। तो यहाँ जहाँ जहाँ क्रॉसओवर होगा वहाँ कियास्मेटा बनेगा। अब देखो इसके क्रॉसओवर के प्रोडक्ट बनाओ जरा, डबल क्रॉसओवर के प्रोडक्ट क्या आएंगे, राइट, डबल क्रॉसओवर, ए के यहाँ से चलेंगे हम, ए, नेक्स्ट किस पे जाएंगे, यहाँ पर स्मॉल बी, राइट, फिर स्मॉल बी से क्या ले लेंगे, कैपिटल सी। मेरे पास पहला प्रोडक्ट क्या आ गया, गैमीट का ए, राइट, नेक्स्ट आया मेरे पास स्मॉल बी, फिर मेरे पास क्या आ गया, कैपिटल सी, है ना, राइट, बिल्कुल राइट मंशा, राइट। फिर उसके बाद सेकंड में क्या लिखे चलेंगे, स्मॉल ए, कैपिटल बी एंड स्मॉल सी, तो स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी, ये हो गए डबल क्रॉसओवर। अच्छा देखो मैं इसे अगर गैमीट्स बनाती हूँ तो गाइस सबसे पहले बताना कितने टोटल गैमीट्स बनेंगे, फटाफट से गैमीट्स इसके थ्रू बताओ, टोटल कितने बनेंगे जल्दी से। गैमीट्स फॉर्म्ड बाय 8, वेरी गुड स्थान है। Gametes formed by capital A small a, capital B small b, capital C small c equals to 8। अब 8 देखो क्रॉसओवर से कैसे बनेंगे, राइट, पहले तो दो पेरेंटल बना देते हैं, तो दो पेरेंटल तो हो गए ए बी सी और स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, ठीक है, साथ साथ मेरे बनाते चले जाना, ये दोनों हो गए पेरेंटल, ठीक है। अब आपको बनाने 6 गैमीट्स, 6 गैमीट्स में से सिंगल क्रॉसओवर, डबल क्रॉसओवर, ऐसे बनते हैं गैमीट्स। पहले एक क्रॉसओवर से बनाएंगे, एक क्रॉसओवर मैंने लिया इसके बीच में, ए बी के बीच में, तो मैं आती हूँ यहाँ पर सिंगल क्रॉसओवर। अब आपको रियलिटी समझ आएगी कैसे बनाते हैं हम इसके बीच में गैमीट्स, ए एंड बी के बीच में अगर मैं लेके चलती हूँ बेटा, तो मेरे पास क्या बनेगा, देखो ए और बी के बीच में लिया तो सबसे पहले आ गया कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल सी एंड स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, ये आ गए सिंगल क्रॉसओवर के से। फिर मैंने कहा सिंगल क्रॉसओवर फिर से करते, सिंगल क्रॉसओवर बिटवीन बी एंड सी, बी और सी के बीच में। अब अगर मैं बी और सी के बीच में करूँ तो ए को सेम रखो, ठीक है, ए को कांस्टेंट रखो, अब उसके बीच से कर लो, राइट,
ए को अगर कांस्टेंट रखते हो तो यहाँ पर ए बी कैपिटल बी स्मॉल सी एंड स्मॉल ए स्मॉल बी कैपिटल सी। ठीक है, तो अब मेरे पास कितने बन गए यहाँ पर, राइट। आई हैव द टोटल फॉर्मेशन, राइट, जहाँ पर मेरे पास हो गया सिंगल क्रॉसओवर दो के बीच का हो गया। अब मैं लूंगी यहाँ पर किसका, डबल क्रॉसओवर। तो अब डबल क्रॉसओवर अगर मैं कराती हूँ तो डबल क्रॉसओवर से क्या बनेगा, बी का एक्सचेंज होगा, तो ए स्मॉल बी कैपिटल सी एंड स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल सी, बन गया। देखो रेडी है सबके गैमीट्स, 8 गैमीट्स बन गए मेरे पास, ऐसे बनते हैं डबल क्रॉसओवर, 3 का फिर 3 का, राइट, और फिर एक मल्टीपल क्रॉसओवर, वो बड़ा आ जाएगा, वो आपके सिलेबस में नहीं है। वैसे तो ये भी सिलेबस में नहीं डबल क्रॉसओवर, ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि 8 गैमीट्स हम जानते हैं, हमने फॉर्मूले से निकाले, यहाँ हमने टोटल निकाल दी कैसे बना। सबको समझ आया कैसे बनाया मैंने, एवरीवन अंडरस्टूड। सबसे पहले ए बी के बीच में लिया, इसका मतलब सी को कांस्टेंट रख दो, फिर बी सी के बीच में लो तो ए बी को कांस्टेंट रख दो, फिर डबल क्रॉसओवर लो तो सिर्फ बी को वेरिएबल करो, ए सी को कांस्टेंट रखो। ठीक है, राइट, उसके बेसिस पे बनाओगे। आप समझ आ गया पॉइंट यहाँ पर, राइट। तो क्रॉसिंग ओवर अकर एट द 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स पे आपने क्रॉस ओवर कराया, राइट, एंड इन द होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर द 2 कियास्मेट आपके डबल क्रॉस ओवर से फॉर्म होगा। फाइन एवरीवन। मल्टीपल का मतलब जब बहुत सारे जीन्स आपके प्रेजेंट है उसके लिए। अभी तो पहले पता है 5 इयर्स पहले जो था ना, जब सिलेबस चेंज हुआ तो उससे पहले डबल क्रॉसओवर पे भी न्यूमेरिक क्वेश्चन आते थे, तब इंटरफेरेंस कोइंसिडेंस का फॉर्मूला था। इसलिए अभी पैकेज में ना लेवल 2 में ई बुक में देखोगे तो वहाँ डाला हुआ उन्होंने डबल क्रॉसओवर का। अब आपके सिलेबस से वो डिलीटेड है, नहीं करना, ठीक है, वो नहीं करना क्वेश्चन, वो सिलेबस से डिलीटेड है, वो वाला पार्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। अभी सिर्फ इसमें आप ये याद रखना बस गैमीट निकालते कैसे, जो मैंने आपको समझाया कि अगर गैमीट निकालने के लिए क्वेश्चन आ जाता है, पूछता है डबल क्रॉसओवर वाले गैमीट्स बताओ, सिंगल क्रॉसओवर वाले गैमीट बताओ, जिनके चांसेस 0.001% है, बट स्टिल अगर आ जाता है क्वेश्चन तो आपको पता हो, तो इसलिए मैंने ये वाला पॉइंट करा दिया, ठीक है। अदरवाइज वो क्वेश्चन कभी नहीं आते, अब सिलेबस में है नहीं। फाइन एवरीवन। अब मैंने कहा जो क्रॉसिंग ओवर है मेरे पास, राइट, क्या क्या फैक्टर्स है जो क्रॉस ओवर और लिंकेज को अफेक्ट करते हैं। तो हमने कहा एज, देखो अब इसमें हमने कहा क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी एज के साथ साथ डिक्रीज होती है। फटाफट रीजन बताते जाना मुझे, राइट। व्हाई क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग एज, एज के बढ़ने के साथ साथ क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी क्यों कम होती चली जाएगी मेरे पास, क्या होगा ऐसा कि जो एज के बढ़ने की वजह से क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी जाएगी। लेकिन हाँ, इससे ये जरूर होगा, क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी कम होगी तो स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज बढ़ जाएगी, लिंकेज की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, लिंकेज ज्यादातर होगा हमारे पास, तो स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज हम बढ़ा देंगे। हाँ जी, क्या होगा इसके थ्रू, राइट, क्रॉसिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी डिक्रीज विद इंक्रीजिंग एज। क्या करेक्ट रीजन लगता है दिमाग में आना चाहिए कि इसके लिए, कि ये होना चाहिए इसका रीजन कि एज के बढ़ने के साथ साथ क्रॉसिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी। एनीवन इन द क्लास? विद इंक्रीजिंग एज बेटा, राइट, प्रोटीन की प्रोडक्टिविटी, एंजाइम की फंक्शनिंग डिक्लाइन हो जाती है। और क्रॉसिंग ओवर का अगर प्रोसेस याद हो तो उसको हमने प्रोसेस पढ़ा था, यूआरएल प्रोसेस, अनविंडेज रिकॉम्बिनेज लाइगेज एंजाइम, और सबसे मेन एंजाइम रिकॉम्बिनेज एंजाइम। अगर जहां आपने एज बढ़ी तो रिकॉम्बिनेज एंजाइम की फंक्शनिंग क्या हो गई मेरे पास, कम होने लग गई। रिकॉम्बिनेज एंजाइम की फंक्शनिंग कम होने लगी, इसका मतलब क्रॉसिंग ओवर के चांसेस क्या हो गए, कम हो गए। तो लिंकेज की स्ट्रेंथ क्या हो गई मेरे पास, इंक्रीज। कंसेप्ट समझ आया, राइट। राइज इन टेम्परेचर इंक्रीजेस चांसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर। कैसे बेटा, ये वाला पॉइंट बता दो फटाफट से। राइज इन टेम्परेचर इंक्रीजेस द चांसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर। टेम्परेचर किसको डिटरमाइन करता है, टेम्परेचर ऑलवेज डिफाइन whom, एंजाइम काइनेटिक्स। वेरी गुड नाना, एंजाइम काइनेटिक्स, एंजाइम एक्टिविटी। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो पूरा बेल शेप कर्व बनेगा, पहले एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ती चल जाएगी, फिर कांस्टेंट होगी, फिर डिक्लाइन हो जाएगी, ठीक है। रेडिएशन, यूवी रेज, राइट, प्रिवेंट करता है, उसका नाम टीलोमरेज, राइट, टीलोमियर प्रिवेंट करता है ना क्रोमोसोम के कंटेंट को लीक होने से, राइट सामने, राइट। यूवी रेज एंड एक्स रेज क्या करते हैं, क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन को इंड्यूस करते हैं। ऑब्वियसली बात है, म्यूटेजन है, और जो म्यूटेजन है वो तो म्यूटेंट लाएगा, और म्यूटेंट अगर लेके आएगा, म्यूटेशन लेके आएगा, राइट, तो म्यूटेशन लेके आने वाले को हम क्या कहेंगे, बेसिकली म्यूटेशन एज अ क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन को इंक्रीज करेगा, राइट। डिस्टेंस हमने कहा जितना ज्यादा डिस्टेंस उतना क्रॉसिंग ओवर, और जितना लिंकेज की इंटेंसिटी ज्यादा उतना डिस्टेंस जीन के बीच में कम, ठीक है। इंटरफेरेंस अभी हमने पढ़ा, इंटरफेरेंस क्रॉसिंग ओवर। अब हम एक कंटेंट आते हैं हेटेरोक्रोमैटिन। अच्छा, हेटेरोक्रोमैटिन कुछ याद है, थोड़ा सा सेल चैप्टर में पढ़ा था, वैसे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में डिटेल में पढ़ाऊंगी, राइट, लेकिन अगर थोड़ा 11th का याद हो तो हमने क्रोमैटिन के अंदर 2 पार्ट पढ़े थे, राइट। यूक्रोमैटिन वो पार्ट था जो फंक्शनल होता है,
जो आपका प्रोटीन बनाने के लिए काम करेगा, जो डीएनए का पार्ट फंक्शन करेगा, उसे क्या कहोगे? यूक्रोमैटिन। लेकिन जो डीएनए का पार्ट फंक्शन नहीं करेगा, जो नहीं बना सकता, ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होगा, वेरी गुड अंकुर, वो कौन सा पार्ट होगा? हेट्रोक्रोमैटिन। तो अगर मुझे इतनी सिर्फ इतनी बात समझाओ, अगर मैंने डीएनए में हेट्रोक्रोमैटिन का कंटेंट बढ़ा दिया, मोर दी हेट्रोक्रोमैटिन कंटेंट, राइट, तो उसमें ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव पार्ट बढ़ गया या इनएक्टिव पार्ट बढ़ गया? मेरे पास इनएक्टिव पार्ट बढ़ गया ना, राइट। अगर ट्रांसक्रिप्शनली यस इनएक्टिव पार्ट बढ़ गया, तो क्या उसके थ्रू क्रॉसिंग ओवर बढ़ना चाहिए या कम होना चाहिए? रिकॉम्बिनेंट बनेंगे या नहीं बनेंगे? रिकॉम्बिनेंट बनाना बेकार है ना रिकॉम्बिनेंट का, क्योंकि आप अगर इनएक्टिव पार्ट को ही दे रहे हो तो बेटर है कि रिकॉम्बिनेंट तो बने ही ना उससे अच्छा, तो क्रॉसिंग ओवर की फ्रीक्वेंसी क्या कर दो कम। तो जितना, इसका मतलब जितना ज्यादा हेट्रोक्रोमैटिन का कंटेंट है उतना क्रॉसिंग ओवर क्या हो गया? कम, भले ही डिस्टेंस कितना भी ज्यादा। तो अब देखो यहाँ पर, अगर मैं कहूँ let's suppose distance between the two gene is x, but the major content is heterochromatin, recombination frequency will be equal to x or less than x. Recombination frequency will be equal to x or less than x, right? लेस देन एक्स, वेरी गुड, पॉइंट समझ आया? फिर से मैं रिपीट करती हूँ एक बार, राइट। मैंने कहा डिस्टेंस बिटवीन द टू जीन इज एक्स, राइट, दो जीन के बीच का डिस्टेंस एक्स है, राइट। नाउ आई कंसिडर, अब मैंने यहाँ कंसिडर किया मोर दी हेट्रोक्रोमैटिन कंटेंट इज प्रेजेंट, राइट, ज्यादा हेट्रोक्रोमैटिन कंटेंट प्रेजेंट है। इसका मतलब क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी इज लेस, मींस रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी इज लेस देन एक्स। समझा? डिस्टेंस कितना भी हो जाए, राइट। अब क्लियर हुआ उसका ड्रॉबैक अच्छे से, right? So crossing over, recombination, right, and the whole content is being clear to everyone. यहाँ तक का content सबको अच्छे से clear हो गया, right? कोई doubt इसके अंदर? right? Any specific doubt to anyone? right? कोई भी point जो अभी भी लग रहा हो कि हाँ clear नहीं है, मैं दोबारा repeat करूँ, right? कोई भी चीज ऐसी complete है सबको अच्छे से? Good. Right, that's great. अब क्वेश्चन लिखो फटाफट से जरा, quickly write a question. If the two genes are completely linked together, and show dihybrid inheritance, what will be the probability that progeny with F1 genotype appear in F2 generation? What will be the probability that progeny with F1 genotype appear in F2 generation? Sorry, read करो इसको, बताओ फटाफट से क्या होगा आंसर? क्वेश्चन समझ आ गया? बहुत सिंपल है क्वेश्चन, फटाफट से आंसर चाहिए मुझे से। I'll repeat the question again. Question में मैंने कहा यहाँ पे two genes are completely linked together and follow dihybrid inheritance. What will be the probability that their progeny show F1 genotype in F2 generation? हाँ जी, क्या आंसर होगा? कोई क्वेश्चन है? इतना टाइम कहाँ लग गया इसमें? One by two, okay.
हाँ जी, क्या करना है क्वेश्चन में? यस, एवरीवन इन द क्लास, क्या करना चाहिए हमें इसमें? क्या पहली बात रेशो बता दो मुझे जरा F2 की, ताकि मुझे पता चल जाए। यस काजल, नो रिकॉम्बिनेंट्स आर फॉर्म, वेरी गुड, नो रिकॉम्बिनेंट्स आर फॉर्म। सबसे पहली तो मेन चीज यही है कि रिकॉम्बिनेंट्स तो बनेंगे ही नहीं हमारे पास। बिल्कुल सही। अब अगर देखो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन में सबसे पहला हिंट दिया, ये मैंने इसलिए दिया क्योंकि अगला टॉपिक हम यही स्टार्ट करने वाले, इसको रिवाइज कराने वाले, लिंकेज खत्म करने कंप्लीट लिंकेज अगर शो करता है तो F2 डाइहाइब्रिड रेशो लास्ट टाइम निकाली थी आपने बेटा, 3:1। 3:1 की आ गई रेशो हमारे पास, राइट। 3:1 आई, इसका मतलब मेरे को जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा? कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल बी, ये आएगा रिजल्ट, राइट। तो F1 जीनोटाइप क्या होता है? F1 जीनोटाइप इज कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल, आंसर विल बी 2/4, सिंपल है ना, राइट। याद रहेगा पॉइंट अच्छे से, कंप्लीट है क्वेश्चन, राइट। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो फटाफट से। 4 genes, 4 genes are located on same chromosome such that distance between AC equals to 12 units. AB equals to 21 units. BC equals to 5. एक सेकेंड में क्वेश्चन फ्रेम कर लो आपके। Solve the question. Question solve करो ये वाला. Construct a linkage map. Construct a linkage map. Construct a linkage map, guys. Right, 4 जीन है, चारों जीन की लोकेशन आपको मैंने दे दी है, राइट, डिस्टेंस दे दी है, राइट। आपको लोकेशन गेस करके और एक लिंकेज मैप बना। ये क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम, जल्दी से क्या क्या जितनी पॉसिबिलिटी बनती है ना, मेक ऑल द पॉसिबिलिटीज, राइट, मेक ऑल द पॉसिबिलिटीज। ACBD, ठीक है, बिल्कुल ठीक है।
पॉसिबिलिटी आपकी बनेगी, मैं नोट कर दूं जरा, मैंने दिया क्या और क्या क्या पॉसिबिलिटी बनती है इससे रिलेटेड, या एक ही बनेगी पॉसिबिलिटी। सबसे मेन काम क्या पता है हम इसमें क्या करते हैं, इसमें जो जीन जो सबसे डिस्टेंस पे है ना उनको लोकेट करते हैं, जैसे नंबर लाइन लोकेट करते हैं। तो मेरे पास सबसे पहला टास्क आ गया, मैंने लोकेट किया ए और डी को, ए को एक कॉर्नर पे, डी को एक कॉर्नर पे लोकेट कर लिया, तो ए डी मेरे पास कॉर्नर पे चलेगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, राइट, बिल्कुल बिल्कुल श्रेया आप सही बनाया, बिल्कुल। तो ए और डी को लोकेट कर लिया, अब उसके बाद उससे कम वैल्यू पे जाओ, तो उससे कम वैल्यू वाला कौन है, सी, राइट। तो ए सी के बीच में 12 हो गया, ए डी के बीच में 21 हो गया, ठीक है। अब मुझे लोकेट करना है बी को, तो अब बी और डी के बीच का डिस्टेंस 6 है, राइट। लेकिन वहीं पर अगर मैं पहले कैलकुलेट कर लूं, बी और सी के बीच का डिस्टेंस 3 है, ठीक है। तो मैं अब बी को कहाँ रख सकती हूँ, ए और सी के बीच में भी रख सकती हूँ और सी के बाद भी रख सकती हूँ, आ जाएगी ना वैल्यू, राइट। क्यों, अब ऐसा क्यों करेंगे बेटा, राइट, ध्यान से देखना। अब इसके अंदर एक वैल्यू निकालो, बी और डी की वैल्यू 6 है, राइट। तो ए और सी की वैल्यू 12 है और ए और डी की वैल्यू 21 है, तो टेल मी सी और डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सी और डी की वैल्यू कितनी है, 9, ठीक है, 9 है। अगर 9 है तो मेरे पास सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, पहले ए सी और डी, सी और डी का डिस्टेंस आ गया। अब ऑब्वियस सी बात है बेटा, बी जो लाई करेगा वो हमेशा सी के राइट हैंड साइड पे लाई करेगा, मींस डी की तरफ लाई करेगा, अब समझ आया। तो बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या बन गया, ए सी बी डी, जिसने भी आंसर दिया ए सी बी डी एब्सोल्युटली करेक्ट, राइट, बिल्कुल सामने बिल्कुल ठीक है, राइट, समझ आया यहाँ तक का पॉइंट, करेक्ट आंसर सबका आ गया यहाँ पर ए सी बी डी, किसी को कोई डाउट, ऐसे क्वेश्चन हो जाएंगे आराम से, लिंकेज मैप कंस्ट्रक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो लिंकेज के क्वेश्चन मैं ऐसे ही क्वेश्चन असाइनमेंट में और डालूंगी, इसके और 2-3 कैटेगरी के क्वेश्चन डालूंगी, राइट, ताकि आपको पता चल जाए कि कैसे सॉल्व करना है, राइट। तो यहाँ तक का पॉइंट क्लियर है सबको अच्छे से, अंडरस्टूड, यस और नो, कंप्लीट, राइट। हाँ जी, आगे बढ़ जाए हम, चलो। अब इसमें एक लास्ट में बस 2-3 चीजें, इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अच्छा, अब हमने क्रॉसओवर पढ़ लिया, ये एक कंसेप्ट है बेटा, राइट। ये लिंकेज का इसमें मैं बहुत चीजें आपको पढ़ा चुकी हूँ, मुझे जो अभी पढ़ाना है ना मैं वो बताती हूँ आपको इसके पेज में। लिंकेज में हमने टाइप्स पढ़े, हमने सबसे पहला टाइप पढ़ा था कंप्लीट लिंकेज। कंप्लीट लिंकेज मैंने कहा था वेरी रेयर इन नेचर होता है, राइट। कंप्लीट लिंकेज जीन्स दोनों एक क्रोमोसोम पे जो प्रेजेंट है वेरी लेस डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, राइट, इतने कम डिस्टेंस पे एक दूसरे के साथ है कि इनके अंदर इनके थ्रू जो हमारे पास टेस्टोस रेशियो आती है वो भी 1:1 आती है, राइट। और जो हमारे पास 93:1 की जो रेशियो डायहाइब्रिड की आनी चाहिए थी, इंस्टेड ऑफ दैट वो रेशियो मुझे पास 3:1 आती है। कंप्लीट लिंकेज के बाद बेटा नेक्स्ट कैटेगरी आती है, राइट, टाइप ऑफ लिंकेज के अंदर, राइट, दैट सेकंड कैटेगरी इज इनकम्प्लीट लिंकेज। एंड शायद कल हम लास्ट टाइम हम कंप्लीट लिंकेज पे हमने एंड किया था, तो इनकम्प्लीट लिंकेज उसके नीचे सेकंड टाइप था। इनकम्प्लीट लिंकेज का मतलब, right, the two genes are present on same chromosome, are present on same chromosome but at variable distance, right, variable distance पे present, वेरिएबल डिस्टेंस पे हमारे पास प्रेजेंट है। तो इसके अंदर एग्जाम्पल जो हमने पढ़ा था, एग्जाम्पल अगर हमेशा जो याद रखना है वो एक एग्जाम्पल पढ़ा था बेटिसन एंड पनेट का, राइट, बेटिसन एंड पनेट, बेटिसन एंड पनेट, राइट, बेटिसन एंड पनेट का हमने पढ़ा था 7:1, 1:1, 7 एंड 1:7, 7:1, right, example. And another example is Morgan cross A and Morgan का जो cross A और Morgan की cross B, right, Morgan's apostrophe है इसका बेटा, Morgan's cross A and cross B। अब incomplete linkage के हम 2 types पढ़ते हैं, right, the 2 types of incomplete linkage are, complete linkage के 2 types। नंबर फर्स्ट कपलिंग। कपलिंग का मतलब, कपलिंग का मीनिंग क्या है, कपलिंग का मतलब सिंपल ये है कि हमने 2 लेके चलने हैं कॉम्बिनेशन, कैपिटल ए कैपिटल ए, कैपिटल बी एंड स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल बी एज पेरेंट्स, एंड
capital A, capital B, small b, and small a, capital B as recombinants. ये recombinants इन कपलिंग में जीन्स फॉलो, क्या मतलब हुआ, जीन्स सिस अरेंजमेंट फॉलो कर रहे हैं, सिस अरेंजमेंट में आया था नहीं हमारे पास, जब हम सिस अरेंजमेंट फॉलो करेंगे तो हमारे पास देखो ये डायग्राम भी दे रखा है, जब सिस अरेंजमेंट फॉलो करेंगे राइट तो हमारे पास क्या जाएगा, दोनों डोमिनेंट एक साइड, दोनों रिसेसिव एक साइड। लेकिन जब ट्रांस अरेंजमेंट फॉलो करेंगे तो उसे हम क्या कह देंगे, रिपल्शन। रिपल्शन का मतलब कैपिटल ए, कैपिटल बी and small b are recombinants, वो recombinants हो गए हमारे पास right, and capital A, small b, small a, capital B are parent right। तो किसको फॉलो करते हैं, जीन्स फॉलो ट्रांस अरेंज। मजा आया सबको पॉइंट राइट। तो इसमें जीन्स क्या फॉलो करेंगे, ट्रांस अरेंजमेंट। तो दो टाइप हो गए हमारे पास इनकम्प्लीट लिंकेज के, वन इज कॉल्ड एज अ कपलिंग एंड द सेकंड इज कॉल्ड एज अ रिपल्शन। कपलिंग में हमने क्या कहा हमारे पास कि दो जीन्स प्रेजेंट हैं और दोनों जीन्स एक दूसरे के साथ जब वर्क कर रहे हैं तो दोनों डोमिनेंट कंडीशन में एक दूसरे के साथ एज अ पेरेंट की तरह काम कर रहे हैं राइट। वहीं पर हमारे पास एक डोमिनेंट एक रिसेसिव, एक डोमिनेंट है तो उसे हम क्या कह देंगे, रिपल्शन। इसका मतलब यहाँ पर अब एक लाइन पढ़ना, ये पैकेज में लाइन ना जरा गलत है, लिखिए ये लाइन काट देना। इसमें यहाँ पे इन्होंने लिखा 14 पेरेंटल 2 रिकॉम्बिनेंट, बिल्कुल ठीक है। यहाँ लिखा 2 पेरेंटल 14 रिकॉम्बिनेंट, रिमूव दिस लाइन गाइस। ये लाइन सबके सब पैकेज में से अपनी ई बुक में से, अब वाले ई बुक में तो अब जो पैकेज आपको मिलेगा शायद उसमें से हटा दी गई होगी लाइन राइट। तो ये पॉइंट हमें नहीं चाहिए, ये गलत है बिल्कुल राइट। कभी भी ट्रांस अरेंजमेंट में रिकॉम्बिनेंट के नंबर मैंने उस टाइम भी बताया था चेंज नहीं होंगे राइट, रिकॉम्बिनेंट अभी भी उतने रहेंगे। ये लाइन सिर्फ ये समझाता है कि जो आपने सिस अरेंजमेंट में पेरेंटल लिखे थे वो यहाँ पर जो रिकॉम्बिनेंट बने हैं राइट, तो उनका कॉम्बिनेशन अभी भी रहा 2/16 ही है, 14/16 नहीं हुआ है। बस इसने इसको लिखने के तरीके को ऐसे रखा राइट, वो अलग है चीज। आपको ऐसे नहीं लिखना है, आपको ऐसे नहीं फॉलो करना है, आपको हमेशा ही याद रखना है कि रिकॉम्बिनेंट और पेरेंटल चेंज आएंगे। मैं भी इसके न्यूमेरिक क्वेश्चन भी कराने वाली हूँ, 2 क्वेश्चन ऐसे कराऊंगी राइट, ताकि कपलिंग और रिपल्शन क्लियर हो। तो कपलिंग रिपल्शन समझ आया बेटा, कुछ भी नहीं है कपलिंग रिपल्शन में, सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि अगर सिस अरेंजमेंट फॉलो कर रहे हैं तो कपलिंग, अगर ट्रांस अरेंजमेंट फॉलो कर रहे हैं तो रिपल्शन, दैट्स इट। ट्रांस अरेंजमेंट का मतलब रिपल्शन, सिस अरेंजमेंट का मतलब कपलिंग राइट। जो प्योर डोमिनेंट, प्योर लाइन रिसेसिव आ रहे हैं आपके यहाँ पर, बोथ हो डोमिनेंट बोथ रिसेसिव वाली कंडीशन आ रही है, वो आपका कपलिंग में जा रहा है। वन डोमिनेंट वन रिसेसिव वाला आपका रिपल्शन में जा रहा है राइट। याद रहेगा यहाँ तक का पॉइंट, अंडरस्टूड एवरीवन? किसी को कोई डाउट है इसके अंदर? यस, टिल हियर गाइस राइट, क्योंकि अब यहाँ पर लास्ट में लिंकेज का एक टॉपिक स्टार्ट कर रही है, उसके बाद मैं वाइंड अप करूंगी लिंकेज को राइट, फिर हम 6 डिटर्मिनेशन से स्टार्ट कर देंगे नेक्स्ट टॉपिक चैप्टर राइट। तो कंप्लीट है यहाँ तक सबको अच्छे से? एनी स्पेसिफिक डाउट टू एनीवन, एनी पॉइंट व्हिच इज स्टिल नॉट क्लियर राइट? कोई भी ऐसी चीज जो अभी भी लग रही हो कि नहीं हमें दोबारा करनी चाहिए राइट? हाँ जी, क्या हो गया भाई? हाथों में दर्द है, लिखने में दर्द हो रही है या? ओके गुड राइट, ग्रेट, यस ओके। तो आज तो नोट्स बना लिए, आज आ रही है फीलिंग ऑफलाइन वाली? बस मैं सामने नहीं खड़ी तो दिक्कत है ना, और आप मेरे सामने बैठे नहीं हो, अदरवाइज आज वही हो रहा है काम कि आप लिख रहे हो और मैं बोल रही हूँ। ओके गाइस, नाउ मूविंग टू द लास्ट टॉपिक राइट, आते हैं अब लिंकेज मैप पे राइट, लिंकेज ग्रुप पे, सॉरी लिंकेज ग्रुप राइट। अच्छा, अब एक कंसेप्ट मुझे समझाओ। हमने एक क्रोमोसोम लिया राइट, एक डायग्राम बनाना जरा, जैसे मैं क्रोमोसोम शुरू से बनाते आई हूँ, सबको ये तो पता ही है 11th में राइट, पढ़ी चुकी है सब राइट, कि जैसे हम क्रोमोसोम बनाते हैं तो जस्ट मेक अ क्रोमोसोम, ऐसे जीनोम बनाओ, 2 जीनोम, ड्राइंग इन माशाल्लाह होती है। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने 2 सेट बनाए, यहाँ पर 2 जीनोम लिए, ये मेरे पास फर्स्ट, ये मेरे पास फर्स्ट, मेरे पास सेकेंड, ये मेरे पास, ठीक है। अच्छा, अब मैंने यहाँ पर एक जीन को लोकेट किया, एक जीन यहाँ लोकेट किया, ए बी लेबलिंग करो इसकी जरा, क्योंकि मैं यहाँ लिखूंगी तो पता नहीं क्या लिखा जाएगा राइट। सेम ऐसे ही
उसी के होमोलोगस दूसरे होमोलोगस पे, उसी लोकस पे उसका दूसरा अलील लोकलाइज। ऐसे यहाँ पर भी C D, यहाँ पर भी C और D। ठीक है, डायग्राम बना सकता हूँ। अब इस डायग्राम में बहुत ध्यान से समझना इसमें हम क्या रेफर कर रहे हैं। अगर मैं पूछूं बेटा AB AC AD में से लिंकेज कौन शो करेगा, पेयर बनाया मैंने AB AC AD, लिंकेज कौन शेयर करेगा, which will share the linkage? Very good, AB, only AB will show, right? Means the genes located on the single chromosome only show the process of linkage. जो जीन एक ही क्रोमोसोम पे लोकेटेड है वही लिंकेज को शो करेंगे, अदरवाइज वो लिंकेज शो नहीं करेंगे, है ना। तो अब मैंने यहाँ पर कहा बेटा कि अगर मेरे पास वो लिंकेज को शो कर रहा है तो मैं एक ग्रुप बनाऊं, कैन आई से ऑल द लीनियरली अरेंज्ड जीन्स on this first chromosome form a one group, that is group 1. All the linearly arranged group on the second will form the second group. Similarly third will form the third group, fourth will form the fourth group. ग्रुप बनते चले जाएंगे। क्या इस एक लिंकेज ग्रुप, कंसेप्ट ध्यान से, one linkage group involve all the organisms on one linkage organism, or one linkage group involve all the genes present on the same chromosome in an organism? True or false? Yes, no? Right, means the haploid value or haploid number of a diploid cell equals to the linkage group, number of linkage group. The haploid the haploid number of the chromosomes equals to the number of linkage group in an organism. True or false? जितने हैप्लॉइड नंबर हैं क्रोमोसोम के उतने ही लिंकेज ग्रुप होंगे। सोचो थोड़ा, इसको एग्जांपल लेती हूँ। बिल्कुल, ह्यूमन के अंदर कितने हैप्लॉइड नंबर हमारा कितना है? 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है हमारे पास, 23 है। वन का जो पेयर है वो एक लिंकेज ग्रुप बनाएगा, सेकंड का पेयर एक लिंकेज ग्रुप बनाएगा, थर्ड का पेयर एक लिंकेज ग्रुप बनाएगा। इसका मतलब टोटल लिंकेज ग्रुप हमारे अंदर कितने हो गए यहाँ पर? 20। समझ आया पॉइंट? सबको क्लियर हुआ ना? राइट, तो अब यहीं पर इसकी डेफिनेशन नोट करो, राइट, लिंकेज ग्रुप की। राइट, सो लिंकेज ग्रुप डिफाइंस set of linearly arranged genes on one क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम पे जो हमारे पास सेट ऑफ लीनियरली अरेंज जीन। राइट, इसके नीचे सेकंड पॉइंट स्टार मार्क करके, नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप equals to haploid number or genome value of an organism, bracket, considering homomorphic कंडीशन। अब ये होमोमॉर्फिक मैं भी आपको समझाती हूँ क्या होगा होमोमॉर्फिक कंडीशन। स्टार करके पॉइंट सबका, नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप इक्वल्स टू हैप्लॉइड नंबर और जीनोम वैल्यू ऑफ द ऑर्गेनिज्म। अच्छा, अब मुझे एक वैल्यू फटाफट से समझाना, ह्यूमन फीमेल में कितने लिंकेज ग्रुप होंगे? हाउ मेनी लिंकेज ग्रुप इन द ह्यूमन फीमेल? 23, वेरी गुड, 23। और ह्यूमन मेल में कितने होंगे? सेम 23 या थोड़ा ज्यादा? 24, वेरी गुड अशोक, मोर 24। देखो अब इसके अंदर ह्यूमन फीमेल, राइट, ओके रजू, राइट, आई रिपीट बेटा, ह्यूमन फीमेल के अंदर पहले ये वाला पॉइंट कंप्लीट करो। ह्यूमन फीमेल के अंदर कंडीशन क्या है? 44 प्लस x6, राइट। इसका मतलब 44 और 22 पेयर्स constitute 22 linkage groups। linkage groups आ गए, while XX अगर देखा जाए 9x pair as one linkage group
राइट। सो टोटल इक्वल्स टू 22 प्लस 1 इक्वल्स टू 23। ये कैलकुलेशन आ गई। अब इसको पूरा एक्सपैंड करके ऐसे लिखना है, बोर्ड में आता है पूरा एक्सपैंड करने के लिए लिखना होता है, 2 मार्क्स में एक्सप्लेन करने के लिए बोलेगा। ह्यूमन मेल में कंडीशन क्या हो जाएगी, 44 प्लस एक्स वाई कंडीशन। वापस से 44 और 22 पेयर्स कॉन्स्टिट्यूट 22 लिंकेज। वाई एक्स लिंकेज ग्रुप प्लस वाई लिंकेज, वो बनेंगे बस। मीन्स टोटल कितने हो गए ह्यूमन मेल के अंदर, 22 प्लस 1 प्लस 1 इक्वल्स टू, जा गई कंडीशन सबको, पूरी कैलकुलेशन क्लियर हुई। 24 कैसे हुए ह्यूमन फीमेल के मेल के अंदर, राइट, क्योंकि वाई। अब अच्छा, वाई को अलग लिंकेज ग्रुप क्यों लिया बेटा, एक्स एंड वाई, यही मैं अगली क्लास का मेरा मेन टॉपिक होगा। वाई क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगी आपको। वाई क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स वो नहीं है जो एक्स पे प्रेजेंट है, वाई पे वो जीन्स नहीं है, जिसकी वजह से आप ये कहते हो कि वाई के सेट ऑफ जीन्स अलग है, एक्स के सेट ऑफ जीन्स अलग है, तो दे फॉर्म द डिफरेंट लिंकेज ग्रुप। इसका मतलब एक लिंकेज ग्रुप में जितने जीन्स प्रेजेंट होने चाहिए वो होमोलोगस पेयर में क्रॉसिंग ओवर कर सकते। कंडीशन यही कहती है ना मुझे, एक लिंकेज ग्रुप में जो जीन्स है वो अपने होमोलोगस पेयर में क्रॉसओवर कर सकते हैं, दूसरे के अंदर भाई आपका क्रॉसओवर। समझ आ गया ना पॉइंट सबको अच्छे से, कंप्लीट है यहाँ तक कंसेप्ट, राइट। लिंकेज ग्रुप लिया, बाय कंडीशन है भाई फीमेल के अंदर एक्स एक्स है तो 7 लिंकेज ग्रुप्स हो जाएंगे, ठीक है, राइट। 7 के 4 लिंकेज ग्रुप्स हो जाएंगे। समझ आया यहाँ तक का पॉइंट। ड्रोसोफिला के अंदर कितने लिंकेज ग्रुप होंगे हमारे पास, 4, राइट, क्योंकि 4 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स आर देयर ना, राइट। ऐसे पाइथन स्टाइलम के अंदर 7 लिंकेज ग्रुप, राइट। तो अब कैलकुलेशन हो जाएगी लिंकेज ग्रुप की अच्छे से। सबको क्लियर है पॉइंट, एवरीवन अंडरस्टूड, किसी को कोई डाउट, राइट। सो दिस इज वेयर वी एंड अप द होल लिंकेज पार्ट बेटा, यहाँ आपका लिंकेज पार्ट पूरा खत्म होता है, राइट। किसी को कोई डाउट यहाँ तक, ठीक है, राइट। और यहाँ आपका पूरा लिंकेज का कंसेप्ट अच्छे से कंप्लीट होता है, राइट। फटाफट से एंड में क्वेश्चन, फिर माइंड अप करें टॉपिक। अगली क्लास में दैट इज मंडे में, राइट, सेक्स क्रोमोसोम्स का पूरा मैं सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ाऊंगी, और उसी के साथ साथ राइट आपका पाइथन स्टाइलम, मेंडल ने क्या ऐसी एक ना, मेंडल का एक्सपेरिमेंट पढ़ाऊंगी आपको। मेंडल ने एक एक्सपेरिमेंट ऐसा था कि मेंडल के जो भी एक जीन्स थे जो हमने पढ़े ना, 14 ट्रेट्स आते हैं, 7 कैरेक्टर्स जो मेंडल ने लिए थे, उससे रिलेटेड जो जीन्स है दे आर फाउंड टू बी लोकेटेड ऑन 4 क्रोमोसोम। पोजीशन पढ़ेंगे उन 4 क्रोमोसोम की, क्वेश्चन आता है उससे। 4 क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, 4 क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होने में जो उन्होंने मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया, मेंडल ने एक भी वो एक्सपेरिमेंट नहीं किया जिसमें क्रोमोसोम नंबर 4 पे 1 4 5 7, 4 क्रोमोसोम कौन से 1 4 5 7, 4th क्रोमोसोम पे ना 3 जीन प्रेजेंट, ठीक है। और वो तीनों जीन में राइट लिंकेज होने के चांसेस है, जिसमें से 2 में तो लिंकेज होने के पूरे पूरे चांसेस है, राइट। इनकम्प्लीट लिंकेज मिलता है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कभी नहीं मिलता। और मेंडल का बायला कैसा रहा, राइट, वी कैन से फॉर्च्यून ऐसा रहा कि मेंडल ने एक भी एक्सपेरिमेंट, नॉट इवन अ सिंगल, एक भी एक्सपेरिमेंट नहीं किया, राइट, जहां पर मेंडल ने वो 2 जीन्स को कंसिडर किया, ठीक है। दैट्स बिग पॉइंट दैट मेंडल डिडंट परफॉर्म दैट एक्सपेरिमेंट, राइट। मेंडल ने वो एक्सपेरिमेंट नहीं, राइट। सो दिस इज बेसिकली बीइंग द आइडियोलॉजी गाइस, राइट, जहाँ ये कहा गया कि मेंडल ने एक्सपेरिमेंट नहीं किया और ऑटोमेटिकली ये कहा कि हाँ वो एक्सपेरिमेंट ना होके, राइट, हमारे पास क्या होगा बेसिकली, राइट, कि उन्होंने इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का फॉर्मूला वो दे पाए। समझ आई कंडीशन सबको अच्छे से, अंडरस्टूड क्लियर, राइट। कंप्लीट है यहाँ तक का पॉइंट बेटा, डन, राइट। कोई डाउट इसके अंदर, फाइन, राइट, कोई डाउट इसके अंदर, एवरीवन कंप्लीटेड, क्लियर, ओके। अब एक क्वेश्चन लिखो फटाफट से। अ क्रॉस इज मेड such that a test cross is made such that progenies
Orogenies obtained are these are the progenies. Now this. What will be the distance between the two genes? What will be the distance between the two genes? Go for the question. Take a question for it. हाँ जी, क्या है आंसर जरा उसकी बात। अच्छा, ये समझ आ रहा है कौन सा टाइप है? इसी के साथ साथ क्वेश्चन में क्या मिल रहा है हमें कि कौन सा रिकॉम्बिनेंट सेलेक्ट करोगे, कौन सा पेरेंटल सेलेक्ट करोगे, क्या वैल्यू इंडिकेट करोगे वहां से। रिपल्शन, वेरी गुड जोया, दैट्स व्हाट आई वाज थिंकिंग, मुझे आंसर मिला। राइट, बिल्कुल सही बेटा, रिपल्शन हो रहा है, बिल्कुल सही, रिपल्शन हो रहा है यहाँ पर। राइट, क्योंकि आपको पता चला यहाँ रिकॉम्बिनेंट कौन कौन से आ रहे हैं, जिनकी कम फ्रीक्वेंसी होती है ना, वो रिकॉम्बिनेंट्स हमेशा। राइट, जहाँ फ्रीक्वेंसी कम, वो हमारे पास बेसिकली रिकॉम्बिनेंट्स होता है। ठीक है, उसके बेसिस पे हम आंसर देंगे। अब आंसर आ रहा है, कैसे निकालेंगे इसको? रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी पहले निकालो, और रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू द डिस्टेंस बिटवीन द टू जीन्स। आ जाएगा आंसर। तो अगर मैं रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करती हूँ, बिल्कुल इज इक्वल टू 160 प्लस 240 डिवाइडेड बाय प्लस 160 प्लस 240 प्लस आपका 746 प्लस 664 इंटू 100। रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी आएगी, उतना ही आपका डिस्टेंस आ जाएगा। क्वेश्चन कंप्लीट है बेटा? अंडरस्टूड एवरीवन? राइट, किसी को कोई डाउट इससे रिलेटेड? फाइन, राइट। सो अब यहाँ पर आपका ये लिंकेज का टॉपिक खत्म होता है। Right, so rest of the part we will do in the coming class. I hope everyone is done with this point. Right, हाँ जी, clear है सबको अच्छे से? Okay, thank you Sanya. Right, yes, so in the Monday class बेटा, right, we will discuss. मैं अभी आपके साथ PPT शेयर कर देती हूँ एक बार टेलीग्राम पे, ठीक है? अभी वाली तो खैर उसी से ही है, बट स्टिल मैं एक बार शेयर कर देती हूँ, ठीक है? एंड पुरानी वाली। Okay, thank you dear, thank you so much. Yeah, sure, I'll take care. होना ही पड़ेगा, है ना? राइट, ओके गाइस, सो विल मीट यू